तो चलिए जी लेक्चर स्टार्ट करते हैं अभी ना। कुछ टॉपिक्स रह गए ऑल्टरनेटिंग करंट्स में, दो ऑलरेडी काफी कुछ कवर हो चुका है, बट कुछ रिमेनिंग टॉपिक्स हैं और ये आज डिस्कस कर लेते हैं, फिर खत्म हो जाएगा। नहीं जी सूरज, चलो इस टॉपिक पर बताएंगे आपको। चलो जी, तुझे आज का जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो ये है, देखो सीरीज एलसी सर्किट और रेजोनेंस, ये टॉपिक है आज का। सीरीज एलसी सर्किट और रेजोनेंस। प्रीवियस में ना हम लोगों ने एलसी सर्किट को कवर नहीं किया था, एलसी सर्किट हम लोगों ने स्किप कर दिया था। बट एक चीज बता दें आपको यहाँ पर कि जो एलसी सर्किट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ये ऑलरेडी पहले भी कर चुके हो आप। एलसी सर्किट हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, आपको बता दें। लेकिन पहले कब डिस्कस किया था वो देखो आप। एलसी सर्किट जब हम लोगों ने पिछली बार डिस्कस किया था तो वो विदाउट सोर्स डिस्कस किया था हम लोगों ने, बिना किसी सोर्स ऑफ ईएमएफ के डिस्कस हुआ था, बिना किसी सोर्स के। और तब हम लोग का डिस्कशन कुछ इस टाइप का था। अगर आप एलसी सर्किट प्रीवियस लेक्चर एक बार जल्दी से रिकॉल करते हैं तो उस टाइम पर हम लोगों ने ये कहा था कि अगर आप एक कैपेसिटर लो और उसको चार्ज कर दो प्लस क्यू नॉट और माइनस क्यू नॉट से, एंड देन उसको किसी इंडक्टर से कनेक्ट कर दो आप, बिना किसी बैटरी की, मतलब कोई ईएमएफ नहीं होना चाहिए वहां पर। विदाउट ईएमएफ उस चार्ज कैपेसिटर को अगर आप इंडक्टर से कनेक्ट कर देते हो और ये स्विच हम मान लेते हैं कि टाइम जीरो पर क्लोज कर देंगे, तो इसमें एक रिजल्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एक रिजल्ट आप ये ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि अगर आप टी इक्वल टू जीरो उस मोमेंट को डिफाइन करा जाए जहां पर स्विच को क्लोज किया जाएगा, तो उस स्विच क्लोज करने के टी सेकेंड्स के बाद, आफ्टर अ टाइम ऑफ टी सेकेंड्स फ्रॉम क्लोजिंग ऑफ स्विच, ये डिस्कस हो चुका है हम लोग का, ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है कि इस सर्किट के अंदर एक ऑल्टरनेटिंग करंट आने लगेगा। अगर ये स्विच बंद हो गया उसके बाद भी इसमें एक ऑल्टरनेटिंग करंट आएगा, और उस ऑल्टरनेटिंग करंट का एक्सप्रेशन वगैरह सब डिराइव किया गया था हम लोग का। ठीक है जी, एलसी ऑसिलेशन के नाम से ये टॉपिक आपने पढ़ा था कि अगर टी टाइम के बाद कैपेसिटर पे प्लस क्यू चार्ज हो, यहाँ माइनस क्यू चार्ज हो, और सर्किट में कुछ करंट आई फ्लो कर रहा हो अगर यहाँ पर इंडक्टेंस के थ्रू, तो चार्ज और करंट दोनों ऑसिलेट करते थे। और इनकी इक्वेशंस कुछ ऐसे आती थी। चार्ज की इक्वेशन आती थी क्यू नॉट इंटू कॉस ऑफ ओमेगा की जगह वन अपॉन रूट एल सी था एंगुलर फ्रीक्वेंसी टाइम्स टी, और करंट आई की जगह पर यहाँ पर बनता था मैक्सिमम करंट आई नॉट इंटू साइन ऑफ वन बाई रूट एल सी इंटू टी। तो ये डिस्कशन ऑलरेडी हो चुका है, एलसी ऑसिलेशन पहले ही पढ़ चुके हो आप। तो इसमें और आज जो पढ़ने जा रहे हैं उसमें डिफरेंस क्या आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर भी ये ऑल्टरनेटिंग करंट है। अगर आप ध्यान से देखिए तो ये करंट भी तो ऑल्टरनेटिंग ही हुआ, साइन का फंक्शन है, तो ये भी एक ऑल्टरनेटिंग करंट है, यानी कि ऑसिलेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग का अगर आप दूसरा वर्ड यूज करना चाहते हो तो ये ऑसिलेटिंग करंट है। और प्रीवियसली जब हम लोगों ने इसको पढ़ा था तो स्प्रिंग एंड ब्लॉक से कंपेयर किया था, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम से कंपेयर किया था इसको हम लोगों ने। तो ऑल्टरनेटिंग करंट या फिर ऑसिलेटिंग करंट कह दीजिए, उसका एम्पलीट्यूड आप कह सकते हो कि आई नॉट है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा वन अपॉन रूट एल सी है, और टाइम टी है। ये सारा डिस्कशन हो चुका है हमारा, मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी और ये सब जो है हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी इसमें वन बाई रूट एल सी आएगी, और ये सब जानते हैं। ये जो ऑसिलेशन आप पढ़ रहे हो ना, और इस टाइम पर हम लोगों ने रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट किया हुआ था। जब पिछली बार इसको डिस्कस किया था तो ये मान लिया था कि इस सर्किट का रेजिस्टेंस जीरो है, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बट थ्योरेटिकल लेवल पर हम लोगों ने ये माना था कि रेजिस्टेंस की वैल्यू जीरो है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इस क्वेश्चन में, इस पूरे सर्किट में कोई एक्सटर्नल ईएमएफ नहीं है। यहाँ पर कोई एक्सटर्नल ईएमएफ नहीं है, और उसके बाद भी बिना किसी एक्सटर्नल ईएमएफ के, चाहे वो डीसी हो चाहे वो एसी हो, किसी भी तरीके का ईएमएफ नहीं है सर्किट में, यानी कोई भी वोल्टेज अप्लाई नहीं किया गया है इसके अंदर, उसके बावजूद भी करंट ऑसिलेट कर रही है अपने आप। सेल्फ ऑसिलेशन की बात हो रही है, अपने आप ऑसिलेट हो रही है करंट प्लस माइनस के हिसाब से। और इसको हम लोगों ने जानते हो किससे कंपेयर किया था? इस सिस्टम को हम लोगों ने कंपेयर किया था उससे, स्प्रिंग एंड मास सिस्टम के थ्रू। अगर आप रिकॉल करके आओ तो इस सिस्टम को कंपेयर भी किया गया था, स्प्रिंग मास ऑसिलेशन से कंपेयर किया गया था। एक्चुअल में ये जो आप पढ़ते हो ये पूरा कहलाता है आपका एलसी सर्किट का नेचुरल ऑसिलेशन। मतलब ऑसिलेशन भी कई तरीके के होते हैं ना, तो ये हम कह सकते हैं कि ये नेचुरल ऑसिलेशन है ऑफ एलसी सर्किट। मतलब कि एलसी सर्किट का एक बाय बर्थ नेचर कह सकते हो आप, कि किसी भी सर्किट में अगर इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस का कनेक्शन है, एल और सी अगर कहीं कनेक्टेड है, तो ये नेचर ऑफ सर्किट हो जाता है कि वो करंट ऑसिलेट करेगी वहां पर। नेचुरल ऑसिलेशन ऑफ एलसी सर्किट विच इज विदाउट ईएमएफ। रिकॉल करिएगा जरा, ईएमएफ को हम लोगों ने कंपेयर किया था, अगर एनालॉग याद कर पाओ आप,
तुम में से कोई अगर मुझे बता पाए कि ईएमएफ का मैकेनिक्स में एनालॉग किसके थ्रू लिया गया था? जो यहाँ पर ऑल्टरनेटिंग सर्किट या इलेक्ट्रिसिटी में ईएमएफ है, उसको कंपेयर किया था जब मैकेनिक्स के साथ, तो इसको किसके इक्विवेलेंट माना गया था ईएमएफ को? मैकेनिक्स के कौन से पैरामीटर के सिमिलर था ये? है किसी को याद इसमें? ईएमएफ का कंपेयर किसके साथ हुआ था? है किसी के साथ? किसके साथ? सर फोर्स के साथ। यस सर, फोर्स सर। जी, तो नो ईएमएफ का मतलब नो फोर्स, यानी कि बिना किसी फोर्स के ईएमएफ, बिना किसी फोर्स के ऑसिलेशन, इसी को हम कहते हैं नेचुरल ऑसिलेशन। क्योंकि अगर फोर्स लगाने के बाद कोई चीज ऑसिलेट करती है तो वो फोर्स्ड, उसको हम फोर्स ऑसिलेशन के नाम से पढ़ते हैं। और ये अपना एक फंडामेंटल ऑसिलेशन है, नेचुरल ऑसिलेशन। इस नेचुरल ऑसिलेशन के लिए ये जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी 1/√LC कह रहे हो, इसको कह सकते हो कि ये इस सिस्टम की नेचुरल एंगुलर फ्रीक्वेंसी है फंडामेंटली। अब कंपेयर करना है, क्योंकि यहाँ से दो चैप्टर हम लोग कंपेयर करेंगे। पहले बता दें आपको, दो चैप्टर आप पढ़ने जा रहे हो। पिछली बार हम लोगों ने जब कंपेयर किया था तो हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी से आपको मैकेनिक्स को कंपेयर किया था, और आज हम उल्टा करेंगे। आज हम इलेक्ट्रिसिटी के रिजल्ट निकालेंगे और मैकेनिक्स में इसको ले जा करके यूज करेंगे, मतलब एसएचएम चैप्टर में। देखो अब फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर ये मान लें कि कैपेसिटर C, उसके साथ इंडक्टेंस L, और इनको कनेक्ट कर दें किसी ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ के साथ। इनको कनेक्ट कर दो आप किसी ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ यानी कि वोल्टेज के साथ, जिसका एक्सप्रेशन डिफाइन कर लेते हैं E = E0 × sin ऑफ ओमेगा t, ऐसे मान लीजिए। क्या रिजल्ट आएगा अब इसमें? देखो आप अगर इस तरीके से करते हैं तो इसमें आप करंट सॉल्व करिए, क्योंकि करंट तो हम ऑलरेडी एलसीआर सर्किट का आपको बता चुके हैं। तो जब एलसीआर सर्किट की करंट मैंने बता दी है तो उसके हिसाब से देखो क्या आंसर आएगा एलसीआर सर्किट वाले रिजल्ट से। या फिर फेजर मेथड से भी कर सकते हो, अदरवाइज आप सीधे सीधे एलसीआर सर्किट का रिजल्ट डायरेक्टली यूज कर सकते हो। तो एलसीआर सर्किट के रिजल्ट के हिसाब से करंट इक्वल्स टू मैक्सिमम करंट इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई, ये था मैक्सिमम करंट इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाई। जब मैक्सिमम करंट की वैल्यू ये दी जाती है E0 डिवाइडेड बाय √ऑफ R² प्लस XC माइनस XL होल स्क्वायर। मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ यहाँ पर। और साइन ऑफ ओमेगा इंटू टी प्लस फाई फेज डिफरेंस, एंड फेज डिफरेंस को भी कहा गया था tan इनवर्स XC माइनस XL डिवाइडेड बाय R। ये जनरलाइज फॉर्मूला था मेरा एलसीआर सर्किट में, जनरल फॉर्मूला। इस क्वेश्चन में क्योंकि हम लोगों ने रेजिस्टेंस को 0 माना हुआ है, कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है सर्किट में, तो यहाँ पर आप R वाला फैक्टर 0 करो और उसके बाद ये रिजल्ट बन जाएगा E0 डिवाइडेड बाय √ऑफ XC माइनस XL होल स्क्वायर, एंड देन साइन ऑफ दिस ओमेगा इंटू टी प्लस tan इनवर्स, वहां पर भी R 0 कर देंगे। अब जब ये R 0 कर देंगे यहाँ पर, ये R को 0 कर दोगे आप, तो इट विल बी tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी। अब ये tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी में भी tan इनवर्स ऑफ पॉजिटिव इन्फिनिटी आएगा या नेगेटिव इन्फिनिटी आएगा, वो डिपेंड करता है कि XC और XL में से कौन सी वैल्यू बड़ी है, उसके हिसाब से आंसर आएगा। तो मैं फिलहाल तो इसको tan इनवर्स, जो यहाँ पर R को 0 करने के बाद जो रिजल्ट आने वाला है वो tan इनवर्स इनफाइनाइट आएगा, लेकिन वो पॉजिटिव इन्फिनिटी या नेगेटिव इन्फिनिटी डिपेंड करेगा कि XC और XL में से बड़ी वैल्यू कौन सी है, और उस हिसाब से यहाँ पर प्लस माइनस π/2 दोनों बन सकता है। प्लस माइनस π/2 दोनों चीजें आ सकती है, डिपेंड करेगा। पॉजिटिव साइन तब आएगा जब XC की वैल्यू XL से बड़ी होगी, और नेगेटिव साइन तब आएगा पॉजिटिव फॉर XC मोर देन XL, ये रिजल्ट कह सकते हो, और नेगेटिव फॉर XC लेस देन XL। और यहाँ पर जो ओमेगा है, देखिए ये भी ऑल्टरनेटिंग करंट है, ये करंट भी ऑल्टरनेटिंग है, लेकिन इस ऑल्टरनेटिंग करंट की जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, मतलब ये जो ओमेगा है, जो इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहोगे आप, ये सर्किट में कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस डिसाइड नहीं कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर भी करंट ऑसिलेट कर रहा है, लेकिन इस करंट के ऑसिलेशन में टाइम के साथ जो आप एंगुलर फ्रीक्वेंसी चेक कर रहे हो ना, एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो टाइम के साथ आ रही है, वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू इंडक्टेंस की वैल्यू पर और कैपेसिटेंस की वैल्यू पर डिपेंडेंट है।
अगर आप इंडक्टेंस या कैपेसिटेंस दोनों को चेंज करते हो या किसी एक को चेंज करते हो तो करंट के ऑसिलेट करने की फ्रीक्वेंसी भी चेंज कर जाएगी यहाँ पर। मतलब कि जितना ज्यादा कैपेसिटेंस या जितना ज्यादा इंडक्टेंस या फिर जितना कम कैपेसिटेंस जितना कम इंडक्टेंस, इसके अकॉर्डिंग करंट के ऑसिलेट करने का टाइम पीरियड और उसके ऑसिलेट करने की फ्रीक्वेंसी दोनों चीजें बदलती रहेंगी। लेकिन यहाँ पर सिचुएशन अलग है। यहाँ पर सिचुएशन ये है कि अगर मान लीजिए हम लोगों ने जो ईएमएफ अप्लाई किया, अगर मैं ईएमएफ 50 हर्ट्ज का अप्लाई करता हूँ, अगर ईएमएफ की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज की है, मान लीजिए 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आने का मतलब जो ओमेगा होगा वो 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, 2 पाई इंटू 50, दैट मीन्स 100 पाई ओमेगा की वैल्यू, जिसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी कह सकते हो, 100 पाई रेडियन पर सेकेंड। तो ये फिक्स्ड वैल्यू है, दैट मीन्स कि irrespective of capacitance and irrespective of the inductance, इनकी क्या वैल्यू है उससे कोई मतलब नहीं है आपको, कितना कैपेसिटेंस है कितना इंडक्टेंस है उससे मतलब नहीं है। चाहे आप कैपेसिटेंस को इंक्रीज करो चाहे कैपेसिटेंस को डिक्रीज करो, इंडक्टेंस को इंक्रीज करो चाहे इंडक्टेंस को डिक्रीज करो, करंट के ऑसिलेट करने की एंगुलर फ्रीक्वेंसी फिक्स हो चुकी है, वो 100 पाई के बराबर ही रहेगी। अब नाउ इंडिपेंडेंट ऑफ एल एंड सी हो गया। ये डिफरेंस एनालाइज कर लो आप कि अगर एलसी सर्किट में कोई ईएमएफ नहीं है, कोई बाहर से ईएमएफ नहीं लगाया आपने, तब भी हमको ऑल्टरनेटिंग करंट मिल रहा, लेकिन उस ऑल्टरनेटिंग करंट की एंगुलर फ्रीक्वेंसी एल और सी पे डिपेंडेंट है। और अगर हमने एक ईएमएफ लगा दिया वहां पर, यहाँ पर कोई ईएमएफ अप्लाई कर दिया, उसके बाद भी आपको ऑल्टरनेटिंग करंट मिल रहा, लेकिन अब उस ऑल्टरनेटिंग करंट की एंगुलर फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट हो चुकी है एल और सी के। वो डिपेंड करता है कि आपने जो ईएमएफ लगाया उसकी क्या फ्रीक्वेंसी है, यानी करंट ईएमएफ के फ्रीक्वेंसी के साथ साथ ऑसिलेट करेगा। और इसीलिए इस पूरे टॉपिक को आप कहते हो फोर्स्ड ऑसिलेशन, यानी कि फोर्स्ड ऑल्टरनेटिंग करंट। फोर्स्ड ऑसिलेशन का वर्ड ज्यादा बेटर है। दैट मीन्स एक हो गया नेचुरल ऑसिलेशन ऑफ एलसी सर्किट और एक हो गया फोर्स्ड ऑसिलेशन ऑफ एलसी सर्किट। इन द नेचुरल ऑसिलेशन ऑफ एलसी सर्किट, the current oscillate with a frequency dependent on inductance and capacitance. In the forced oscillation, again the current oscillate, but this time the frequency of current independent of capacitance, independent of inductance, and it is only dependent on the frequency of applied EMF. अगर आप EMF को 50 हर्ट्ज की जगह 60 हर्ट्ज कर दो तो करंट भी 60 हर्ट्ज का हो जाएगा। 70 हर्ट्ज का EMF लाएंगे तो करंट भी 70 हर्ट्ज का ही मिलेगा मेरे को। अब हम लोग ये कहते हैं कि अगर फोर्स्ड ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी और नेचुरल ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है, अगर देखिए नेचुरल ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूँ, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है 1/√LC, ये नेचुरल ऑसिलेशन है, तो इसको हम कह सकते हैं कि ओमेगा एन, एन फॉर द नेचुरल। और यहां पर जो ओमेगा अपीयर हो रहा है इसको आप कह सकते हो कि ओमेगा एफ फॉर द फोर्स। तो डेफिनेशन ये कहती है कि अगर फोर्स्ड ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी और नेचुरल ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसीज बराबर बराबर हो जाएं तो उस स्टेज को एक स्पेसिफिक नाम देते हो आप, और उसी स्टेज को हम लोग यहाँ पर वर्ड यूज करते हैं देयर इज अ रेजोनेंस इन दिस सर्किट, यानी कि ऑसिलेशन के अंदर रेजोनेंस वर्ड आ गया। तो रेजोनेंस का मतलब सिंपल सा होता है नेचुरल फ्रीक्वेंसी, सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी इक्वल टू हो जाए सिस्टम की अप्लाइड फोर्स्ड फ्रीक्वेंसी की। जब ये कंडीशन मैच कर जाएगी तो आप कह देना कि एलसी सर्किट रेजोनेंस की स्टेज में है। और ये स्टेज होने पर देखो रिजल्ट क्या आ रहा है, ये होगा कब, देखिए दैट मीन्स कि इफ ओमेगा, ये ओमेगा किस चीज का है, ये जो ओमेगा की बात कर रहा हूँ ये ऑफ ईएमएफ की बात कर रहा हूँ, जो ईएमएफ का ओमेगा है, अगर ये बराबर हो जाए 1/√LC के, जो कि एलसी सर्किट का अपना नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, दैट मीन्स दोनों तरफ आप स्क्वायर कर लो, दोनों तरफ स्क्वायर कर लोगे तो ओमेगा स्क्वायर बराबर 1/LC हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो ओमेगा इंटू एल बराबर 1/ओमेगा सी हो गया, और ओमेगा इंटू एल को हम लोग एक्सएल से डिनोट करेंगे और ओमेगा सी को डिनोट 1/ओमेगा सी को एक्ससी से डिनोट कर दो। तो ये भी कह सकते हो कि जब एक्सएल और एक्ससी बराबर हो जाएंगे, ऑल्टरनेटिवली ये कहा जा सकता है कि अगर एक्सएल और एक्ससी की वैल्यूज बराबर हो गई तो ये क्राइटेरिया है इस सर्किट के रेजोनेंस में आने का। एलसी सर्किट के रेजोनेंस में आने की कंडीशन कह सकते हो कि एक्सएल और एक्ससी की वैल्यूज बराबर हो जाएं। बट ये राइट वे नहीं है कहने का।
राइट वे कहने का ये है, करेक्ट मेथड जो अगर आप पूछोगे तो करेक्ट मेथड ये है कि व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड ईएमएफ इज इक्वल टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ एलसी सर्किट, देन इट इज द स्टेट ऑफ रेजोनेंस. बट मैथमेटिकली रेजोनेंस की स्टेज लाने के लिए आप ये कह सकते हो कि एक्सएल और एक्ससी बराबर है. और क्या रिजल्ट आएगा जरा देखो आप, अगर एक्सएल और एक्ससी बराबर हो गए तो जरा फोकस करो करंट की मैक्सिमम वैल्यू पर. करंट की मैक्सिमम वैल्यू पर जरा फोकस करिए, कितना आ जाएगा अगर एक्सएल और एक्ससी को बराबर कर दिया जाए. तो ये जो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ करंट देख रहे हो, मतलब कि एम्पलीट्यूड ऑफ करंट, चेक करिए ये वैल्यू कहां पहुंच जाएगी अगर एक्ससी और एक्सएल को बराबर कर दिया जाए तो. और प्लस ये tan इनवर्स वाला फैक्टर कहां पहुंच जाएगा, ये tan इनवर्स वाला फैक्टर कहां पे आ जाएगा, मतलब फेज डिफरेंस कहां पहुंच जाएगा. तो अगर एक्ससी और एक्सएल को बराबर लेते हो तो आप खुद सोच सकते हो कि एम्पलीट्यूड ऑफ करंट कहां पहुंच जाएगा, और साथ में जो फेज डिफरेंस है मतलब कि tan इनवर्स एक्ससी माइनस एक्सएल बाई आर, इसकी वैल्यू कहां पहुंच जाएगी. तो एक्ससी इक्वल टू एक्सएल मतलब एम्पलीट्यूड ऑफ करंट इन्फिनिटी, एक्ससी इक्वल टू एक्सएल मतलब एम्पलीट्यूड ऑफ करंट बिकम्स इन्फिनिटी. लेकिन tan इनवर्स एक्ससी माइनस एक्सएल बाई आर की वैल्यू चेक करो जरा. एक्ससी और एक्सएल बराबर होने का मतलब न्यूमरेटर भी जीरो, डिनोमिनेटर भी जीरो, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर जीरो. दैट मीन्स कि फेज डिफरेंस तो हो गया अनडिफाइंड, फेज डिफरेंस तो अनडिफाइंड हो गया. tan इनवर्स 0/0 आ गया, वो tan इनवर्स 0/0 केस वो डिफाइन ही नहीं होगा. लेकिन करंट की हाईएस्ट वैल्यू इनफाइनाइट पहुंच जाएगी. तो इस रिजल्ट को अब आपको याद रखना है कि जब भी रेजोनेंस की स्टेज आएगी, एट रेजोनेंस इन द एलसी सर्किट और विदाउट रेजिस्टेंस है, मतलब कि प्योर एलसी सर्किट की बात हो रही है बिना किसी रेजिस्टेंस के, इन प्योर एलसी सर्किट. नंबर 1 कंडीशन, एम्पलीट्यूड ऑफ करंट इज नाउ इन्फिनिटी. ये इसके रिजल्ट्स बता रहा है, एम्पलीट्यूड ऑफ करंट टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो जाएगा. और दूसरा नंबर का पॉइंट जो फेज डिफरेंस फाई है, नाउ इट इज अनडिफाइंड. और रेजोनेंस की मैथमेटिकल कंडीशन आप रेजोनेंस की ये कह सकते हो कि यहाँ पर एक्ससी और एक्सएल की वैल्यूज बराबर है, या फिर ये कह सकते हो कि ओमेगा जो हमारा ईएमएफ लगाया गया है वो इक्वल टू 1/√LC है. दोनों में से कुछ भी कह दो आप. इसको रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी. मैं देखो प्रैक्टिकली ऐसा होगा नहीं, मतलब अगर आप ये सोचोगे कि सर्किट में इनफाइनाइट करंट आएगी तो प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है ही नहीं कि इनफाइनाइट अमाउंट का करंट किसी सर्किट में चले. वो इसलिए नहीं पॉसिबल है कि रेजिस्टेंस को जीरो माना गया है इस क्वेश्चन में, और प्रैक्टिकली रेजिस्टेंस जीरो कभी होगा नहीं. सो रियल लाइफ में कुछ ना कुछ फाइनाइट करंट रहती है, इनफाइनाइट करंट कभी नहीं आएगी. नाउ मुझे यहाँ पर दो ग्राफ प्लॉट करने हैं. फर्स्ट ग्राफ आप प्लॉट करोगे एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा और करंट के एम्पलीट्यूड के बीच में. कैसा ग्राफ आएगा, मतलब यहाँ पर हम मैक्सिमम करंट की बात करेंगे, ठीक है जी. यहाँ पर मैक्सिमम करंट प्लॉट करना है आपको और वर्सेस ओमेगा. कैसा ग्राफ होगा, जब तक आप सोचो इसके बारे में किस तरीके का ग्राफ बनना चाहिए, मैक्सिमम करंट और ओमेगा के बीच में कैसा ग्राफ बनेगा. और दूसरा ग्राफ हम प्लॉट करेंगे यहाँ पर फेज डिफरेंस और ओमेगा के बीच में. ये कैसा ग्राफ आएगा अगर फाई और ओमेगा के बीच का ग्राफ लेना हो. तो जब ओमेगा की वैल्यू 1/√LC के बराबर है, ओमेगा इक्वल टू 1/√LC, यानी यहाँ पर कोई एक वैल्यू दिखाते हैं जो कि 1/√LC है. 1/√LC का ओमेगा. और अभी डिस्कस हुआ कि जब ओमेगा बराबर 1/√LC तो एम्पलीट्यूड यानी कि मैक्सिमम करंट इनफाइनाइट वैल्यू पर होगी. 1/√LC के करस्पॉन्डिंग दिखाइए आप इन्फिनिटी, इनफाइनाइट करंट. लेकिन जब ओमेगा की वैल्यू जीरो होगी, ओमेगा इक्वल टू जीरो, उस केस पर क्या होगा चेक करो. अगर ओमेगा इक्वल टू जीरो रखते हो तो ओमेगा इक्वल टू जीरो का मतलब देखो आप, ओमेगा इक्वल टू जीरो कहने का मतलब कि एक्सएल की वैल्यू जीरो होगी, एक्सएल की वैल्यू जीरो, और 1/ओमेगा सी जो कि एक्ससी है वो इन्फिनिटी होगी. तो अगर हम ओमेगा को जीरो रखते हैं तो एक्सएल वाला टर्म जीरो होगा और एक्ससी वाला टर्म इन्फिनिटी होगा. यानी कि डिनोमिनेटर के अंदर आपको इन्फिनिटी माइनस जीरो और न्यूमरेटर में एक फाइनाइट वैल्यू है. सो फाइनाइट वैल्यू डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी माइनस जीरो, दैट मीन्स कि एम्पलीट्यूड ऑफ करंट की वैल्यू जीरो के बराबर होगी. यानी ग्राफ यहाँ पर मिलेगा.
और ऐसे ही जब ओमेगा को इन्फिनिटी रखोगे, ओमेगा इन्फिनिटी, तो ओमेगा इन्फिनिटी पर एक्ससी वाला टर्म 0 हो जाएगा। ओमेगा इन्फिनिटी एक्ससी की वैल्यू 0, 1/ωc है ये, और एक्सएल की वैल्यू इनफाइनाइट रहेगी। तो डिनोमिनेटर में एक्ससी 0 हो जाएगा, लेकिन एक्सएल इनफाइनाइट होने की वजह से फिर से करंट का एम्पलीट्यूड 0 मिलेगा। तो कुल मिलाकर के जो ग्राफ मिला आपको वो ऐसा मिलेगा, इनफाइनाइट ओमेगा पर भी 0 एम्पलीट्यूड, 0 ओमेगा पर भी 0 एम्पलीट्यूड, लेकिन 1/√LC ओमेगा पर इनफाइनाइट एम्पलीट्यूड। तो कुछ इस टाइप से ग्राफ आएगा ये, इंक्रीज करेगा, इन्फिनिटी की तरफ एसिम्पटोट्स बनेंगे, और वहां इन्फिनिटी से वापस ये टेंडिंग टुवर्ड्स 0 की तरफ आएगा ऐसे। ये कुल मिलाकर के मैक्सिमम करंट वर्सेस ओमेगा का ग्राफ होगा। और फेज डिफरेंस की ग्राफ की जहां तक बात करेंगे, तो फेज डिफरेंस का रिजल्ट ये है, tan इनवर्स XC माइनस XL डिवाइडेड बाय R। ओमेगा इक्वल टू 0 पर मैं कह रहा हूं कि ओमेगा इक्वल टू 0 पर XL 0 होता है, और ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी पर XC 0 होता है, और R ऑलरेडी 0 है। R पहले से ही 0 है, यहाँ पर पहले से ही 0 है। तो अगर ओमेगा 0 है, ध्यान से देखिएगा इसको, ओमेगा 0 है तो एक्सएल वाला फैक्टर 0 हो गया, ये फैक्टर 0, जो एक्सएल है वो फैक्टर 0, डिनोमिनेटर में R0, लेकिन XC नॉन जीरो है। तो कुल मिलाकर ये रिजल्ट हो जाएगा नॉन जीरो माइनस 0 डिवाइडेड बाय R, दैट मीन्स की पॉजिटिव वैल्यू आएगी। इनफाइनाइट तो आएगा, नॉन जीरो बाई जीरो विल बी इन्फिनिटी, लेकिन पॉजिटिव इन्फिनिटी, और पॉजिटिव इन्फिनिटी आने का मतलब कि जो फेज डिफरेंस रखा जाएगा वो पॉजिटिव में, यानी कि प्लस π/2 रखना पड़ेगा आपको, पॉजिटिव π/2। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये होगा कि फेज डिफरेंस ओमेगा पे डिपेंड नहीं करेगा। सबसे बड़ी बात ये होगी कि फेज डिफरेंस का ओमेगा से कोई मतलब भी नहीं रहेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में R 0 है, तो फेज डिफरेंस इंडिपेंडेंट ऑफ ओमेगा रहेगा। दैट मीन्स ओमेगा इक्वल टू 0 पर ये प्लस π/2, ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी पर जब जाओगे, अगर आप ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी की तरफ आते हो, ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी, मतलब ये ग्राफ देखिए π/2 पर कांस्टेंट दिखाइए, π/2 पर कांस्टेंट, लेकिन जैसे ही ओमेगा की वैल्यू 1/√LC को टच करेगी, जैसे ही ओमेगा बराबर 1/√LC, अब ग्राफ हो जाएगा चेंज, क्योंकि इसके बाद 1/√LC के बाद, ठीक है ना, 1/√LC, मतलब आप ओमेगा को इन्फिनिटी लो, ओमेगा इन्फिनिटी वहां पर चेक कर लो, ओमेगा इन्फिनिटी पर XC की वैल्यू 0 है, XC की वैल्यू 0 होगी, तो अब आपके पास यहाँ पर बन जाएगा tan इनवर्स XC 0 माइनस XL, जो कि इन्फिनिटी होगा, और डिवाइडेड बाय 0। अब ये tan इनवर्स माइनस इन्फिनिटी का बन जाएगा, यानी कि माइनस π/2। तो यहाँ पर माइनस π/2 पर एक कांस्टेंट लाइन दिखाइएगा, और 1/√LC पर डिफाइन नहीं है, वो अनडिफाइंड है, मतलब ग्राफ डिसकंटिन्यू हो गया। वहां पर ग्राफ ऑल ऑफ सडन प्लस π/2 से डिसकंटिन्यू करके माइनस π/2 की तरफ, ये दो ग्राफ बनेंगे इसके एलसी सर्किट के। अब आते हैं एलसी सर्किट विथ रेजिस्टेंस, मतलब ये तो विदाउट रेजिस्टेंस था, फोर्स ऑसिलेशन, जिसको आप एसएचएम चैप्टर में कंपेयर करना चाहोगे तो एसएचएम चैप्टर में इसको कह सकते हो कि अनडैम्प्ड ऑसिलेशन है। रेजिस्टेंस 0 होने का मतलब अनडैम्प्ड फोर्स्ड ऑसिलेशन। फिर से बोल रहा हूं आपको, अनडैम्प्ड फोर्स ऑसिलेशन बोल सकते हैं इसको ना। यहाँ पर सीरीज एलसीआर विथ रेजोनेंस, इसको एसएचएम चैप्टर में यानी स्प्रिंग वाले चैप्टर से अगर कंपेयर करना चाहते हो तो ये बेसिकली बन जाएगा आपके लिए डैम्प्ड फोर्स्ड ऑसिलेशन। स्प्रिंग मास से कंपेयर कर लीजिएगा इसको, क्या रिजल्ट आएगा वो देख लो। इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस, तीनों के तीनों एलिमेंट हैं, लेकिन यहां पर साथ में एक ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ भी है, ई नॉट साइन ओमेगा टी। करंट अभी जस्ट नाउ हम लोगों ने पीछे लिखा हुआ है, इसका ऑलरेडी करंट लिख चुके हो, तो एक बार फिर से उसको कॉपी करेंगे। करंट आई की वैल्यू बन रही थी मैक्सिमम करंट ई नॉट डिवाइडेड बाय रूट ऑफ आर स्क्वायर, प्लस अब की बार मैं XC और XL की वैल्यूज पुट कर देता हूँ, XL 1 ओमेगा L और XC 1/ωc का स्क्वायर इंटू साइन ओमेगा टी और प्लस फाई को मैं इस पर ब्रैकेट में नहीं रखता, फाई को बाहर रखेंगे, फाई इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ XC यानी 1/ωc माइनस XL और डिवाइडेड बाय R। ये रिजल्ट्स आपको ध्यान रखने। तो यहां पर भी सिचुएशन क्या होगी देखिए, रेजोनेंस की कंडीशंस अगर पूछी है तो रेजोनेंस कंडीशन तो वही रहेगी,
कि रेजोनेंस की स्टेज कब आएगी, तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आप ये कह सकते हो कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी तब होगी जब ओमेगा की वैल्यू 1/√LC या फिर XC और XL बराबर, ये कह दो। ये यहां पर भी कंडीशन वही है, बट इसका रिजल्ट क्या बनेगा, इसका रिजल्ट क्या बनेगा, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अगर 1/√LC यानी कि XC और XL बराबर है, तो इसका रिजल्ट क्या बनेगा वो देखो आप। अब की बार जो एम्पलीट्यूड ऑफ करंट है, पिछली बार जो इनफाइनाइट पहुंच गया था, वो इनफाइनाइट नहीं पहुंच पाएगा, बिकॉज अगर ओमेगा एल और 1/ωc अगर बराबर भी हो जाते, तो अब भी डिनोमिनेटर में एक आर वाला फैक्टर रहेगा आपके पास, और आप इस हिसाब से कह सकते हो कि जो एम्पलीट्यूड ऑफ करंट है वो ई नॉट डिवाइडेड बाय आर हो जाएगा। यानी करंट का एक्सप्रेशन ये बन जाएगा आपके लिए ई नॉट डिवाइडेड बाय आर इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी, और फाई कितना बनेगा वो भी चेक कर लो आप। फाई की वैल्यू अगर XC और XL बराबर कर दिए जाए, यानी कि 1/ωc की वैल्यू और ओमेगा एल की वैल्यू बराबर कर दी जाए, और डिनोमिनेटर में आर की वैल्यू नॉन जीरो है, इस बार डिनोमिनेटर में आर की वैल्यू नॉन जीरो, सो जीरो डिवाइडेड बाय नॉन जीरो विल बी अ जीरो वैल्यू, दैट मींस की फेज डिफरेंस 0 डिग्री। रेजोनेंस पर दो बातें ध्यान रखिएगा, फेज डिफरेंस इस बार 0 है, जबकि पहले वाले क्वेश्चन में, इसके पहले वाले क्वेश्चन में रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर फेज डिफरेंस के बारे में हम लोगों ने कहा था कि वो अनडिफाइंड है, यानी कि रेजिस्टेंस की प्रेजेंस और रेजिस्टेंस की एब्सेंस से क्या फर्क पड़ रहा है देखो आप। रेजिस्टेंस की एब्सेंस में और रेजोनेंस के टाइम पर, रेजोनेंस बट विदाउट रेजिस्टेंस, एम्पलीट्यूड ऑफ करंट इंफिनिटी, फेज डिफरेंस अनडिफाइंड, इंक्लूडिंग रेजिस्टेंस ये दोनों वैल्यूज बदल रही हैं। नाउ एम्पलीट्यूड ऑफ करंट इज ई नॉट बाई आर, इनफाइनाइट से फाइनाइट हो गया वो, इनफाइनाइट से फाइनाइट, और फेज डिफरेंस जो कि अनडिफाइंड था, अब वो एग्जैक्टली एक प्रॉपर वैल्यू बन रही है 0 डिग्री की वैल्यू। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके लिए, क्वेश्चंस को रीड कर लेना एक बार कि रेजोनेंस विद रेजिस्टेंस है या रेजोनेंस विदाउट रेजिस्टेंस है, क्योंकि बहुत बड़ा डिफरेंस है उनके आंसर्स में। विदाउट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट एम्पलीट्यूड अनडिफाइंड फेज डिफरेंस, विथ रेजिस्टेंस फाइनाइट एम्पलीट्यूड और डिफाइंड फेज डिफरेंस 0 डिग्री। ये दो चीजें बन रही हैं यहाँ पर। तो आपके ग्राफ कैसे बनेंगे, अगर इसका ग्राफ प्लॉट करने को दिया जाए तो किस तरीके का ग्राफ होगा वो देखो। अगर यहाँ पर करंट की एम्पलीट्यूड का ग्राफ प्लॉट करने को दिया जाए तो कैसा ग्राफ होगा, चेक करो उसको जरा। और ये जो रिजल्ट मैं बताऊंगा ना, ये स्प्रिंग मास से कंपेयर कर लीजिएगा, जेई मेंस का इंपॉर्टेंट फेवरेट टॉपिक है ये, मतलब जेई एडवांस छोड़ करके सारे एग्जाम्स का फेवरेट टॉपिक है ये, क्योंकि स्टूडेंट्स हमेशा इसको छोड़ते हैं, इस टॉपिक को हमेशा स्किप कर देते हैं लोग, और बस वो फंस गए, प्रॉब्लम में आ गए। चलिए, तो ओमेगा और यहाँ पर एम्पलीट्यूड करंट की है, करंट एम्पलीट्यूड का मतलब उसकी जो हाईएस्ट वैल्यू है, इनमें ग्राफ प्लॉट करिए। सबसे पहले ओमेगा इक्वल टू 0, देखिएगा ओमेगा इक्वल टू 0 का मतलब ओमेगा इंटू एल, यानी कि एक्सएल की वैल्यू 0, एक्ससी की वैल्यू इन्फिनिटी। कितना आएगा ये टर्म, जरा करंट एम्पलीट्यूड की बात करें, अगर करंट एम्पलीट्यूड ये वाला फैक्टर है ई नॉट डिवाइडेड बाय ये स्क्वायर रूट वाला फैक्टर, तो इसकी वैल्यू अगर ओमेगा इक्वल टू 0 पे निकालें, ये पूरा फैक्टर ओमेगा इक्वल टू 0 पर कितना बन जाएगा, चेक करके बताइएगा। ओमेगा को 0 रखने के बाद ये वैल्यू कितनी बन जाएगी। आप लोग अनम्यूटेड हो भाई साहब, बात जवाब दे। चलो ठीक है, आपको कॉपी करें क्योंकि आप लोगों से आंसर आएंगे नहीं। ओमेगा 0 पर आई की वैल्यू 0 है, ओमेगा जब रेजोनेंस के बराबर है यानी 1/√LC, दैट मीन्स कि एक्सएल और एक्ससी बराबर है, अगर ओमेगा एल की वैल्यू और 1/ωc बराबर हो गए अगर, तब भी हमारे पास करंट की हाईएस्ट वैल्यू ई नॉट डिवाइडेड बाय आर के बराबर आएगी। दैट मीन्स ये एक वैल्यू मिलेगी, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ करंट इज नाउ ई नॉट डिवाइडेड बाय आर। वो तब आएगा जब 1/√LC को टच कर जाएंगे ओमेगा की वैल्यू, और ओमेगा इन्फिनिटी, मतलब फर्स्ट केस में तो हमारा 0 वैल्यू आ रहा, मतलब इस केस में, और ओमेगा इन्फिनिटी पर भी ये चीज होगी, बिकॉज ओमेगा इन्फिनिटी पर एक्सएल की वैल्यू इन्फिनिटी होगी और एक्ससी की वैल्यू 0 होगी। ये दो चीजें होंगी यहाँ पर।
और इस हिसाब से ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। इस बार मैक्सिमम करंट इनफाइनाइट नहीं हो पा रहा, तो ग्राफ कुछ इस टाइप से बनेगा। एक कंटिन्यूअस ग्राफ होता है, ये हाईएस्ट वैल्यू ई नॉट बाई आर को टच करेगा और उसके बाद ये डिक्रीज करता हुआ फाइनली जीरो की तरफ आ जाएगा। इस टाइप से ग्राफ बनेगा ये, हाईएस्ट वैल्यू ई नॉट बाई आर, और वो रीच करेगी जब ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी 1/√LC पर होगा। काफी डिफरेंस है, ग्राफ में भी डिफरेंस है। जो ग्राफ पहले इन्फिनिटी को टच कर रहा था बिना रेजिस्टेंस के, और नेचर ऑफ ग्राफ, कॉन्केविटी ऑफ ग्राफ, सब में फर्क पड़ चुका है कि ये ग्राफ यहाँ से इन्फिनिटी की तरफ शूट कर रहा था, इन्फिनिटी से वापस जीरो की तरफ आ रहा था। फेज डिफरेंस जो था वो +π/2 पर मेंटेन था और -π/2 पर मेंटेन था। ये सब कुछ बदल गया। अब करंट एक कंटिन्यूअस ग्राफ में चला गया, रीचिंग टू ई नॉट बाई आर एंड वहां से डाउन करके वापस जीरो। इसी को रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा आर से डिनोट कर दीजिए। और फेज डिफरेंस का ग्राफ लेंगे अगर यहाँ पर, ग्राफ ऑफ फेज डिफरेंस, तो अपने आप प्लॉट कर लेना, ठीक है। अगर जिसको इंटरेस्ट है वो अपने आप प्लॉट कर ले। फेज डिफरेंस का ग्राफ tan इनवर्स का ग्राफ है, तो अपने आप ट्राई करिएगा। फेज डिफरेंस फाई और ओमेगा के बीच में ग्राफ प्लॉट कर लीजिएगा अपने आप। ओमेगा इक्वल टू 1/√LC पर फेज डिफरेंस जीरो आएगा। ओमेगा इक्वल टू 1/√LC पर फेज डिफरेंस की वैल्यू जीरो। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पर फेज डिफरेंस जीरो आएगा। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी पर यानी ओमेगा लेस देन 1/√LC करेंगे जब, और ओमेगा लेस देन 1/√LC करने का मतलब स्क्वायर करने के बाद ये भी हो जाएगा कि ओमेगा एल लेस देन 1/ωc। इनडायरेक्टली ये कह रहे हैं आपसे, ओमेगा लेस देन 1/√LC का मतलब ओमेगा एल 1/ωc से छोटा है। और अगर tan इनवर्स के फंक्शन में जाएं जहां पर कि ओमेगा एल की वैल्यू अगर कम है, अगर यहाँ पर लेस वैल्यू बन रही और 1/ωc की वैल्यू हाई है, तो हायर वैल्यू माइनस लेसर वैल्यू यानी कि न्यूमरेटर पॉजिटिव आएगा। और न्यूमरेटर के पॉजिटिव आने का मतलब कि जो फेज डिफरेंस की वैल्यू बनेगी यहाँ पर इस क्वेश्चन में, वो बेसिकली पॉजिटिव। और पॉजिटिव फेज डिफरेंस का मतलब ये कहा जाएगा कि जो करंट है वो लीड कर रहा होगा इस टाइम पर विथ रिस्पेक्ट टू द ईएमएफ। जीरो फेज डिफरेंस का मतलब कोई लीडिंग और लैगिंग नहीं होंगे। और उसके अलावा अगर ओमेगा एल मोर देन 1/ωc है, दैट मीन्स कि ओमेगा की वैल्यू बड़ी है 1/√LC से, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है, तो ऑब्वियसली फेज डिफरेंस नेगेटिव आएगा और यहाँ पर करंट लैग कर रहा होगा। और वो लॉजिकल भी है, बिकॉज ओमेगा एल के ज्यादा होने का मतलब कि इंडक्टेंस का रिएक्टेंस ज्यादा है, मतलब इंडक्टेंस ज्यादा रिएक्ट कर रहा है, इंडक्टेंस रिएक्ट्स मोर। और इंडक्टेंस जहां पर भी ज्यादा रिएक्ट करेगा वहां पर करंट हमेशा लैग कर जाएगी, डिले हो जाएगी, और उस वजह से कह सकते हो कि करंट यहाँ पर लैग कर रहा होगा। जहां पर कैपेसिटेंस ज्यादा रिएक्ट करता है वहां पर करंट लीड करता है, इंडक्टेंस जहां रिएक्ट करेगा ज्यादा वहां लैग करेगा। और ये दोनों बराबर हैं, ओमेगा इक्वल टू 1/√LC का मतलब दोनों की रिएक्टेंस बराबर है। तो यहां पर कह सकते हैं कि करंट इन फेज ऑफ ईएमएफ। ये रिजल्ट बनेगा इसका। तो दोनों ही रेजोनेंस आपको दिखा दिया, विदाउट रेजिस्टेंस और विद रेजिस्टेंस, मतलब कि नेचुरल और डैम्प्ड दोनों केसेस में। ना इसके एनालॉग पर एक चीज पूछी जाएगी, इसके एनालॉग पर एक टर्म पूछना है आपको, इसके एनालॉग पर एक वैल्यू पूछी जाएगी, और वो वैल्यू ये है कि जो कैपेसिटर है उसका मैक्सिमम चार्ज कितना बनेगा। यहाँ पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज मैक्सिमम चार्ज ऑन दिस कैपेसिटेंस, ये इसी क्वेश्चन का पार्ट है। फाइंड द मैक्सिमम चार्ज ऑन द कैपेसिटेंस कैपिटल सी, कितना बनेगा वो नॉर्मल। मैक्सिमम चार्ज ऑन कैपेसिटेंस की वैल्यू बताएं। इसमें रेजोनेंस से नहीं पूछ रहे, मैं नॉर्मल पूछ रहा हूँ, नॉर्मल तरीके से, कि मतलब एक जनरल फॉर्मूले के हिसाब से क्या आएगा। इन्हें जनरल फॉर्मूला अगर मुझे मैक्सिमम चार्ज निकालना हो एलसीआर सर्किट में तो क्या लिखेंगे। मतलब मेरा क्वेश्चन ये है कि नॉर्मल एल ले लीजिए, कैपेसिटेंस ले लीजिए, और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस आर ले लो, एलसीआर। ये हो गया आपका ई नॉट इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी। मैं जनरल बात कर रहा हूँ कि इन जनरल
यहाँ पर मैक्सिमम चार्ज कैसे निकालेंगे, क्यू मैक्सिमम की वैल्यू इन जनरल, क्योंकि अभी हम लोगों ने मैक्सिमम करंट निकाला था कि मैक्सिमम करंट तो निकाल चुके कि मैक्सिमम करंट की वैल्यू ई नॉट डिवाइडेड बाय रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्स एल स्क्वायर, ये बन गया था। अब क्वेश्चन मेरा अलग है, क्वेश्चन ये है कि मैक्सिमम करंट निकाल चुके हो तो मैक्सिमम चार्ज भी निकालो, कैपेसिटर का मैक्सिमम चार्ज की वैल्यू कितनी बनेगी यहाँ पर। तो ये निकालने के लिए कितना होगा, आई मैक्स बाय ओमेगा। ठीक है, मतलब ये ओम्स लॉ फॉलो करेंगे। बेसिकली मैक्सिमम चार्ज निकालने के लिए क्या करेंगे ना, मैक्सिमम चार्ज निकालना अगर आपको कैपेसिटेंस का, तो कैपेसिटेंस इनटू उसका मैक्सिमम वोल्टेज कर दीजिए, सी इनटू मैक्सिमम वोल्टेज, और मैक्सिमम वोल्टेज इस कैपेसिटेंस का जो होगा उसके लिए हमने कहा था कि ओम्स लॉ फॉलो करेंगे मैक्सिमम वोल्टेज के लिए, उसको लिख सकते हैं मैक्सिमम करंट, लेकिन रेजिस्टेंस की प्लेस पर इसकी रिएक्टेंस को यूज करेंगे, यानी कि एक्ससी को यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा कैपेसिटेंस और मैक्सिमम करंट आई मैक्स इंटू एक्स सी विच इज 1 बाई ओमेगा सी। तो कैपेसिटेंस कैपेसिटेंस कैंसिल, दैट मीन्स कि आई मैक्स बाई ओमेगा, ये बन जाएगा, ये आई मैक्स बाई ओमेगा इसका आंसर है। और आई मैक्स निकाल चुके हैं, तो जब आई मैक्स निकाल चुके हैं तो यहां से मुझे क्यू मैक्स मिलेगा, क्यू मैक्स उसमें ओमेगा से डिवाइड करिए, तो ये बन जाएगा ई नॉट डिवाइडेड बाई ओमेगा अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स सी यानी कि 1 बाई ओमेगा सी और माइनस एक्सएल यानी कि ओमेगा एल का होल स्क्वायर। अब थोड़ा सा इसको रीअरेंज करेंगे, इस टर्म को रीअरेंज करने जा रहा हूं, इसको मैं ऐसे लिख दूंगा ई नॉट डिवाइडेड बाई ओमेगा अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर। डिनोमिनेटर में एक इंटेंशनली मैं एक काम करने जा रहा हूं, जो डिनोमिनेटर वाला पोर्शन है वहां पर इंटेंशनली एक काम करेंगे, ओमेगा एल कॉमन ले लेते हैं, ठीक है जी, ओमेगा एल को आप कॉमन ले लो। बेसिकली मैं ये यूज करना चाह रहा हूं कि अगर ये एलसी सर्किट बिना ईएमएफ के होता, अगर ये एलसी वाला पोर्शन बिना ईएमएफ के होता, तो जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी आती वो आती 1 अपॉन रूट ऑफ एलसी के, नेचुरल फ्रीक्वेंसी रही होती 1 अपॉन रूट ऑफ एलसी। तो मैं यहाँ पर एक काम ये करना चाहता हूँ, मतलब कि यहाँ से बेसिकली मैं कैपेसिटेंस की वैल्यू को 1 अपॉन एल और ओमेगा नेचुरल का स्क्वायर ये कर सकता हूँ। तो ये मैं कैपेसिटेंस की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना चाह रहा था, तो ये हो जाएगा 1 बाई ओमेगा, कैपेसिटेंस को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय एल इंटू ओमेगा नेचुरल का स्क्वायर, कैपेसिटेंस की वैल्यू रखी जा रही है यहाँ पर, और माइनस ओमेगा इंटू एल होल स्क्वायर, ये बनेगा टोटल। तो ये थोड़ा सा अब इसको रीअरेंज करके देखा जाए कि क्या बनता है, मतलब थोड़ा स्लाइटली रीअरेंजमेंट चाहिए, इसमें कुछ रीअरेंजमेंट करना होगा। तो क्यू मैक्स यहाँ पर बनेगा ई नॉट डिवाइडेड बाय ओमेगा, उसको ओमेगा को रहने देते हैं वहीं पर, अपॉन डिनोमिनेटर में बन जाएगा, थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करना है इस एक्सप्रेशन का, आर स्क्वायर प्लस आई थिंक एक एल स्क्वायर बाहर कॉमन आ जाएगा, एल स्क्वायर बाहर कॉमन आ जाएगा यहाँ पर, और उसके अलावा अगर हम ध्यान से देखें तो और क्या क्या चीजें बाहर आएंगी, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा टर्म आपके पास, ओमेगा एन स्क्वायर माइनस, थोड़ा सा अपने लेवल पर भी करते रहना, हो सकता है हमारे से कोई मिस्टेक हो जाए, बट ओमेगा एन स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर और कुछ डिवाइडेड बाय ओमेगा, कुछ ऐसा बनेगा। ये इसको क्रॉस चेक कर लेना एक बार ये सही है या नहीं है, बट मेरे हिसाब से कुछ ऐसा ही रिजल्ट बनेगा अगर इसको सही से रीअरेंज करा जाए। तो वेरीफाई करो ये रिजल्ट ऐसा ही बन रहा है या नहीं बन रहा, मतलब जो रिजल्ट है रीअरेंजमेंट करने पर ये ऐसा बन रहा है कि नहीं बन रहा है ना। और उसका स्क्वायर भी है, हाँ उसका स्क्वायर भी है यहाँ पर एक, क्योंकि ये रीअरेंजमेंट के नीड बता रहा हूँ मैं क्यों है, तो नीड ऑफ रीअरेंजमेंट क्या है यहाँ पर वो समझा रहा हूँ। ये मैक्सिमम चार्ज हम लोगों ने एलसीआर सर्किट में फाइंड आउट किया है, एलसीआर सर्किट का मैक्सिमम चार्ज, मैक्सिमम करंट। अब तुमको मैं इसके एनालॉग पे लेके चलता हूँ, इसके एनालॉग पे चलिए, इसके एनालॉग पर हम मैकेनिक्स में एंटर करने जा रहे हैं, और ध्यान से देखना कि हम क्वेश्चन क्या लेने जा रहे हैं मैकेनिक्स में। क्वेश्चन ये है, एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, मास m, स्प्रिंग ब्लॉक, और इसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया गया है,
कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करो जो कि एफ नॉट साइन ऑफ ओमेगा इंटू टी के, एफ नॉट साइन ऑफ ओमेगा इंटू टी एक्सटर्नल फोर्स, और ये जिस सरफेस पर है उस सरफेस पर फ्रिक्शन फोर्स भी काम कर रहा है, रफ है, फ्रिक्शन फोर्स भी लगेगा इसमें। और फ्रिक्शन फोर्स को डिफाइन किया गया है, वो नॉर्मल वाला नहीं है, फ्रिक्शन फोर्स ऐसा जो कि वेलोसिटी पे डिपेंड करता हो, यानी कि बी इंटू वी, बी उसमें डैम्पिंग कांस्टेंट है, बी इज द डैम्पिंग कांस्टेंट, समझ लेना, इसका दोबारा डेरिवेशन मिलेगा नहीं कहीं पर। डैम्पिंग कांस्टेंट या डैम्पिंग कोफिशिएंट कह दो, वेलोसिटी के प्रपोर्शन में फ्रिक्शन फोर्स है, और जिसको न समझ में आ रहा हो कि वेलोसिटी के प्रपोर्शन में फ्रिक्शन फोर्स कैसे लगा सकते हैं, तो वो फ्लूइड मैकेनिक्स का स्टोक्स लॉ याद कर लें। फ्लूइड मैकेनिक्स का स्टोक्स लॉ, जहां पर कि विस्कस लिक्विड के अंदर जब ऑब्जेक्ट को डालते हैं तो 6 पाई ईटा आर इंटू वी का फोर्स आता है, विस्कोसिटी की फोर्स 6 पाई ईटा आर वी। तो ये मान सकते हैं कि ये जो बी है वो 6 पाई ईटा इंटू आर है, कंपेयरिंग विद द स्टोक्स लॉ। अब क्वेश्चन में पूछा जाए कि स्प्रिंग का मैक्सिमम एक्सटेंशन क्या होगा यहाँ पर, या अदरवाइज एम्पलीट्यूड क्या बनेगा इस ब्लॉक का। अगर क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए कि इस कंडीशन में इस ब्लॉक के ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड कितना लिखोगे, ऑसिलेशन एम्पलीट्यूड ऑफ द ब्लॉक। तो रिकॉल करना, स्प्रिंग का कंपैरिजन किसके साथ किया गया था मैकेनिक्स में, स्प्रिंग को कंपेयर करेंगे तो किसके साथ कंपेयर करेंगे, या फिर यूं कह लीजिए कि इसकी अगर मैं न्यूटन लॉ वाली इक्वेशन लगाऊं, एनएलएम वाली न्यूटन लॉ वाली इक्वेशन, और अगर ये ब्लॉक x अमाउंट आगे चला जाए, ये ब्लॉक x डिस्टेंस आगे चला जाए, इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v हो और इसका एक्सेलरेशन a हो x डिस्टेंस आगे जाने के बाद, तो फिर हम न्यूटन सेकंड लॉ वाली जब इक्वेशन लगाएंगे तो हम ये लिखेंगे एफ नॉट साइन ओमेगा टी का एक्सटर्नल फोर्स काम कर रहा है, माइनस स्प्रिंग का फोर्स के एक्स, माइनस रेजिस्टेंस वाली फोर्स यानी कि फ्रिक्शन फोर्स, और टोटल फोर्स शुड बी इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाय द एक्सेलरेशन। न्यूटन सेकंड लॉ इक्वेशन स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के केस में। रीअरेंज करो तो ये बन गया के एक्स प्लस बी, वेलोसिटी को लिखेंगे डी एक्स अपॉन डी टी, प्लस एक्सेलरेशन को लिखेंगे डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स। ये फर्दर एक तरीके से इसकी कॉम्प्लेक्स डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई इस क्वेश्चन में। लेकिन वहीं पर जरा इसको सर्किट से कंपेयर करो, जरा सर्किट से कंपेयर करें अगर, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस, ये तीन है, और इसके अक्रॉस ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ है। तो यहां पर किरचॉफ की इक्वेशन जब लगाओगे, लूप इक्वेशन, किरचॉफ लूप इक्वेशन जब लगाओगे तो इंडक्टेंस का वोल्टेज, इंडक्टेंस की वोल्टेज उसको लिख सकते हो एल डी आई बाई डी टी, एल डी आई बाई डी टी। लेकिन वहां पर करंट आई को डी क्यू बाई डी टी भी कर सकते हैं, करंट आई को डी क्यू बाई डी टी, तो ये हो जाएगा एल डी टू क्यू अपॉन डी टी टू, प्लस रेजिस्टेंस का वोल्टेज, वोल्टेज ऑफ रेजिस्टेंस आई इंटू आर, तो उसको लिखेंगे आर और आई की जगह पर लिखेंगे डी क्यू अपॉन डी टी। कैपेसिटेंस की वोल्टेज Q डिवाइडेड बाय C, तो 1 बाई सी मल्टीप्लाइड बाय Q इक्वल टू द अप्लाइड ईएमएफ E नॉट साइन ओमेगा टी। अब ये दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल हो गए, सिमिलर, दोनों एक्सप्रेशन एक दूसरे के पूरी तरीके से सिमिलर हो गए। सिमिलरिटी में अगर आप कंपेयर कर पाओ तो x और q एनालॉग हैं, जिसको हम पहले भी बता चुके हैं कि x और q को एनालॉग ले सकते हो, और कौन सा फैक्टर किसके एनालॉग बन रहा है वो साफ साफ दिख रहा है इसके अंदर, क्लियर विजिबिलिटी है कि एफ नॉट का एनालॉग ई नॉट है, के का एनालॉग 1 बाई ओमेगा सी है, बी की एनालॉग आर है, और एम का एनालॉग इंडक्टेंस है, पूरी तरीके से एनालॉग है। और इस एनालॉग वाले फैक्ट को यूज करा जाए जी, रेजिस्टेंस डैम्पिंग कोफिशिएंट है, इलेक्ट्रिसिटी का रेजिस्टेंस और मैकेनिक्स का डैम्पिंग कोफिशिएंट सिमिलर है, कंपेयर करना है इसको। और अब
क्योंकि ऐसे आप सॉल्व कर नहीं पाओगे, पूरी जिंदगी आपकी चली जाएगी तब भी नहीं सॉल्व कर पाओगे इस डिफरेंशियल इक्वेशन को। सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, फर्स्ट ऑर्डर में तो आपकी हालत खराब रहती है। सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये वैसे सॉल्व भी नहीं हो पाएगी। लेकिन इसको कंपेयर करो, और ये जो क्यू मैक्स निकाला गया है यहाँ पर, क्यू मैक्स, इस कंपैरिजन में चले जाओ और इस कंपैरिजन में मैकेनिक्स के सारे पैरामीटर्स को एंटर कराओ। क्यू मैक्स के लिए तो अब कैसे होगा देखो, क्यू मैक्स के कंपेयर में, फिर से बोलो आपसे, कंपेयर किसको करना है? कंपेयर इस एक्सप्रेशन को करो, क्यू मैक्स वाले को, क्यू मैक्स वाले इसको कंपेयर करिए, इसको कंपेयर करना है। अब आपको समझ में आ जाएगा कि क्यू की जगह पर क्या रखना है मुझे। तो चार्ज क्यू की जगह एक्स रखना है, दैट मीन्स कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स आ जाएगी, एक्स मैक्सिमम, और उसी को एम्पलीट्यूड कह सकते हैं। इक्वल टू, कंपेयर करने पर न्यूमरेटर के अंदर ई नॉट और ओमेगा है, तो ई नॉट की जगह हम लिखेंगे यहां पर एफ नॉट अपॉन ओमेगा डिवाइडेड बाय रूट ऑफ, यहां पर आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर की जगह रखो बी स्क्वायर, प्लस, और कंपैरिजन अपने आप कर लीजिए, एल स्क्वायर, तो उसकी जगह पर क्या बनेगा, एल स्क्वायर की जगह, यानी एल का कंपैरिजन मास के साथ था, एल का कंपैरिजन मास के साथ है, वहां पर देख लो क्या बनेगा। तो कुल मिलाकर के यहां पर कुछ ऐसा रिजल्ट बन जाएगा, एम स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर में आपके पास ओमेगा स्क्वायर था माइनस ओमेगा एन स्क्वायर था, और इस पूरे का होल स्क्वायर। अब यहाँ ओमेगा एन क्या होगा, यहाँ पर ओमेगा नेचुरल क्या होगा, तो ओमेगा नेचुरल भी कंपेयर होगा। ओमेगा नेचुरल एलसी सर्किट में 1/√LC है, कंपेयर कर लीजिए। 1/C का कंपैरिजन K से है, 1/C कंपेयर्ड विथ K, L को कंपेयर करोगे M से, तो 1/√LC का जो कंपैरिजन बनेगा वो बनेगा √K/M से। इसको चेक कर लेना, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। और जिनको स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम याद होगा वो वैसे भी समझ जाएंगे, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के टाइम पीरियड के लिए ओमेगा की वैल्यू √K/M ही रखी जाती है। इससे इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो ईएमएफ मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट का सीरीज एलसीआर सर्किट और मैकेनिक्स का फोर्स्ड डैम्प्ड ऑसिलेशन परफेक्टली एनालॉग हैं, एक दूसरे के परफेक्ट एनालॉग को माने जाएंगे। सर इक्वेशन से भी हो रहा है। नहीं, अगर आप इक्वेशन से कर सकते हो तो ठीक है, बट वो भाई किसी ने पढ़ा है किसी ने नहीं पढ़ा है, और मतलब इक्वेशन की नीड है नहीं। चलिए अच्छा एक काम करते हैं, और एक और देखो, एलसीआर सर्किट लेते हैं बट बिना किसी ईएमएफ के। एलसीआर सर्किट विदाउट ईएमएफ क्या रिजल्ट बनेगा बताओ? एलसीआर विदाउट ईएमएफ, मतलब कि कैपेसिटर, इंडक्टर, रेजिस्टेंस, प्लस माइनस क्यू नॉट चार्ज है, और बिना किसी ईएमएफ के जस्ट इनको कनेक्ट कर दो आप। सिचुएशन ये है, क्या बनेगा करंट अब बताओ? करंट क्या बनेगा इसमें? तो अगर हम इसकी इक्वेशन लिखना चाहेंगे तो इक्वेशन तो बड़ी अजीबोगरीब बनेगी, मतलब क्योंकि अगर आप यहाँ पर इक्वेशन बनाना चाहोगे, ये सिचुएशन मान लो टाइम 0 की है, तो टी टाइम बाद अगर मैं इक्वेशन को डेवलप करना चाहता हूँ तो इक्वेशन कुछ ऐसी बनेगी। अब तुम में से जिन लोगों को डिफरेंशियल इक्वेशन आती है वो तो सॉल्व करें इसको, जिनको नहीं आती है वो कुछ और तरीका अपनाएंगे। तो हम ये मान लेते हैं कि यहाँ पर प्लस स्मॉल क्यू चार्ज है, यहाँ माइनस स्मॉल क्यू चार्ज है, सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है ऐसे, जस्ट मान लेते हैं ये करंट ऐसे फ्लो करेगा, फिर इधर रेजिस्टेंस की तरफ आएगा, फिर इंडक्टेंस में जाएगा, और कुल मिलाकर के जब इसकी लूप इक्वेशन बनाई जाएगी, इस सर्किट की लूप इक्वेशन जब डेवलप की जाएगी, तो ये लूप इक्वेशन बन जाएगी Q/C माइनस LdI/dt और माइनस IR = 0। ये इसकी लूप इक्वेशन है। इसको चार्ज के फॉर्म में लिखना चाहते हो अगर,
तो वो भी लिखा जा सकता है, आई को डी क्यू बाई डी टी करके, आई को डी क्यू बाई डी टी करके लिख सकते हैं। तो ये कुछ ऐसा भी लिख सकते हो, एल डी टू क्यू अपॉन डी टी टू प्लस आर डी क्यू बाई डी टी एंड माइनस क्यू बाई सी इक्वल टू 0। तो अगर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना आता है तब तो सॉल्व करिए, क्या आंसर बनेगा, इसके हिसाब से चार्ज का एक्सप्रेशन क्या बनेगा। इसमें से अगर कहा जाए कि इस इक्वेशन को सॉल्व करके मुझे क्यू बता दो कितना आएगा, तो सर Q इक्वल टू Q नॉट e टू द पावर माइनस R बाय 2 है। तो हाँ, इसका जो Q आएगा वो आ जाएगा Q नॉट ई रेस टू द पावर माइनस R बाय 2L टाइम्स T इंटू साइन ऑफ ओमेगा T प्लस फाई, ये बनेगा, ये कंप्लीट फंक्शन ये बनेगा इसका। मैं इसके डिटेल सोल्यूशन पे नहीं जा रहा कि कैसे आएगा, मैं उसके सोल्यूशन पे नहीं जाऊंगा क्योंकि सोल्यूशन पार्ट हमसे पूछा भी नहीं जाता है कभी और टाइम भी उसमें लग जाएगा अच्छा खासा। ये बेसिकली आपका कहलाएगा नेचुरल डैम्प्ड ऑसिलेशन, क्योंकि बिना ईएमएफ के जो ऑसिलेशन है वो नेचुरल है, तो इसको कह देना नेचुरल डैम्प्ड ऑसिलेशन। इस पे जेई मेन ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुका है और इसका कंपैरिजन आप स्प्रिंग ब्लॉक वाले से कर लीजिएगा। प्रीवियस एग्जांपल में अगर हम इस एक्सटर्नल फोर्स को विड्रॉ कर दें, अगर एक्सटर्नल फोर्स को हटा दें, स्प्रिंग को रहने दो, मास को रहने दो, रेजिस्टेंस को रहने दो, स्प्रिंग मास रेजिस्टेंस तीनों को रहने दीजिए, एक्सटर्नल फोर्स हटा दीजिए, ऐसे समझ नहीं आएगा। देखो सिचुएशन बता रहा हूं क्या है, देखो सिचुएशन देखिए, क्योंकि क्वेश्चन इस तरीके से नहीं बनते हैं। क्वेश्चन तो कुछ ऐसा प्रैक्टिकल सिनेरियो दिया जाएगा जिसको आप एनालाइज करो। स्प्रिंग है, क्वेश्चन मेरा सुनना, उसके साथ एक मास m है, उसको सबमर्ज किया गया है इनसाइड अ विस्कस लिक्विड। क्वेश्चन ये होगा, एक विस्कस लिक्विड दो, इसकी विस्कोसिटी ईटा दी गई है, सॉरी, और ये जो ऑब्जेक्ट है ना वो स्फेरिकल फॉर्म का है। ऑब्जेक्ट ब्लॉक के फॉर्म में ना होकर के ऑब्जेक्ट को मुझे स्फीयर के फॉर्म में रखना है, रेडियस आर का, स्प्रिंग कांस्टेंट के, और ये टाइम t इक्वल टू 0 पर रेस्ट की स्टेट से छोड़ा जा रहा है, रेस्ट की कंडीशन पर रिलीज कर रहे हैं, लेकिन जो स्प्रिंग है वो ऑलरेडी एक्सटेंडेड है, स्प्रिंग एलोंगेटेड है इस टाइम पर, और स्प्रिंग एलोंगेशन इस टाइम पर जो है वो x नॉट है। ऑब्वियस सी बात है कि जैसे ही इसको छोड़ेंगे ये ब्लॉक ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा, तो इसका अगर आप डिस्प्लेसमेंट फाइंड करोगे, ठीक है ना, अगर आप इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहते हो कि जब इसको रिलीज करेंगे तो t टाइम बाद ये बॉडी ऊपर होगी, मतलब आफ्टर t सेकेंड्स ये बॉडी जहां से स्टार्ट हुई थी, मतलब जहां पर आपने इसको रिलीज किया था, उससे x डिस्टेंस अगर ऊपर की तरफ है, क्या इक्वेशन बनेगी, अब आप देख लो इसको, इसकी जो इक्वेशन बनेगी, ठीक है, और वो आप वेरीफाई कर लीजिएगा क्या बनेगा इसका इक्वेशन, अगर आपको समझ में जाए। इनफैक्ट और प्रॉपर तरीके से चाहते हो, अगर आप थोड़ा सा कंफ्यूजन ना रहे, तो उसके लिए ये मान लेना कि t सेकंड्स के बाद ये स्फीयर कुछ ऊपर होगा आफ्टर t सेकंड्स, और इस टाइम पर लेट स्प्रिंग एलोंगेशन, इस टाइम पर उसको आप x मानो, एलोंगेशन को x मानना है, डिस्प्लेसमेंट को x नहीं मान रहे। मतलब कि स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ यहां कहीं पर रही होगी, स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ यहां रही होगी, जब सिस्टम को रिलीज किया गया था तो वो स्प्रिंग x नॉट अमाउंट से एक्सटेंडेड थी, ये ब्लॉक ऊपर चला गया, अब वो स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ से x अमाउंट एलोंगेटेड है, x अमाउंट अभी भी एलोंगेटेड है, जिसका मतलब ये हो गया कि डिस्प्लेसमेंट जो किया गया है, बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, अगर वो पूछा जाए कितना हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट x नॉट माइनस x होगा, ये इसकी डिस्प्लेसमेंट होगी। अब अगर आप यहाँ पर न्यूटन लॉ की इक्वेशन लिखो, क्या बनेगी देखो, तो इस बॉडी पर अपवर्ड डायरेक्शन की फोर्स स्प्रिंग की लगेगी, एलोंगेटेड स्प्रिंग की फोर्स ऊपर की तरफ, अपवर्ड फोर्स बाय द स्प्रिंग, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटी, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में विस्कोसिटी, उसको मैं b इंटू वी कर दे रहा हूं, जिसमें b की जगह पर 6 पाई ईटा r करना है, और ये टोटल इसका मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर है, मास इंटू एक्सेलरेशन, ये पूरी इसकी इक्वेशन बन जाएगी ग्रेविटी के केस में।
बट यहाँ पर क्या है कि ग्रेविटी एडिशनल फोर्स आ गया हमारे लिए, पिछले क्वेश्चन में ग्रेविटी नहीं था। तो पिछले क्वेश्चन से कंपेयर करने के लिए मैं इसको ग्रेविटी को 0 मानता हूँ। पिछले क्वेश्चन से कंपेयर करने के लिए ग्रेविटी फ्री स्पेस टाइप का मान लेते हैं कि ग्रेविटी फ्री स्पेस है। तो यही इक्वेशन कुछ ऐसी बन जाएगी तुम्हारी, kx बराबर b dx बाई dt m d2x बाई dt2। कंपेयर कर लो पिछले से, सेम ही रिजल्ट है, सेम ही रिजल्ट आएगा। जो इक्वेशन यहाँ बन रही है वही इक्वेशन यहाँ पर भी बनेगी। तो ये पूरा सेगमेंट 2 चैप्टर्स को लेकर के बनाया गया है, 2 चैप्टर्स को, अल्टरनेटिंग करंट्स के लिए भी है, प्लस इसी सेगमेंट से तुमको एसएचएम के टॉपिक भी करने हैं जो जेई मेन ओरिएंटेड है। मैं फिर बोल रहा हूँ, जेई एडवांस ओरिएंटेड टॉपिक्स नहीं है ये सारे के सारे टॉपिक जेई मेन ओरिएंटेड हैं। उनके अंदर इसके क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं, ऑलमोस्ट हर साल पूछे गए हैं, और वो कई बार तो इनफैक्ट आप बिलीव नहीं मानोगे, लास्ट ईयर जेई मेन के अंदर तो उन्होंने कंपैरिजन ही पूछ लिया था कि if we compare the electricity with mechanics then capacitance is equivalent to which factor, inductance equivalent to which factor, ये कंपैरिजन ही पूछा था उन्होंने। चलिए जी, अब ये लास्ट सेगमेंट है इस चैप्टर का, ऑल्टरनेटिंग सर्किट्स की पावर। हालांकि इसको भी मैकेनिक्स से कंपेयर कर सकते हैं, इसको भी कंपेयर कर सकते हैं। हाँ जी, प्रथम टेबल है उसमें पावर इन ऑल्टरनेटिंग सर्किट्स को भी आप चाहो तो मैकेनिक्स से कंपेयर कर सकते हो। मैं दिखाता हूँ कैसे होगा ये। फिलहाल तो हम ये बात करें कि अगर ईएमएफ कुछ ऐसा मान ले ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, और करंट को कुछ ऐसा मान लेते हैं कि आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस कुछ फेज डिफरेंस है पाई का, पाई का कुछ फेज डिफरेंस। तो बेसिकली पावर का फंडामेंटल रिजल्ट होता है प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। मतलब डीसी सर्किट्स में आप वोल्टेज और करंट को मल्टीप्लाई करके पावर निकालते हो डीसी सर्किट्स में। सेम कंसेप्ट यहाँ लगाना है, कोई नया कंसेप्ट नहीं लगाएंगे। वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट यहाँ पर भी करेंगे, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ ईएमएफ एंड करंट, ई इंटू आई। थोड़ी सी मैथ आएगी तो जल्दी से फॉलो कर लो। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये ई नॉट इंटू आई नॉट एंड वो साइन ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ऐसा कुछ बनेगा। थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करना होगा इसमें, आप 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर लीजिए, और यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी लगा दो, 2 साइन ए साइन बी वाली, 2 साइन ए साइन बी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी, और उसके हिसाब से लिख सकते हो जैसे साइन ऑफ आई थिंक कितना होता है, साइन नहीं, साइन नहीं, कॉस में आता है ये, कॉस ए माइनस बी एंड माइनस, सही इतना ही होता है, कुछ और होता है? 2 साइन ए साइन बी का एक्सप्रेशन निकालेंगे तो कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए पर बी। तो ये जल्दी से फॉलो कर लेते हैं, इसको फटाफट निपटाएंगे। इसको हाफ ई नॉट आई नॉट, और उसमें जब आप ये कॉस वाला फैक्टर लगाओगे तो ये बेसिकली कॉस फाई माइनस कॉस 2 ओमेगा टी प्लस फाई, ये कुछ बनेगा आपका टर्म। सो फाइनली आप पावर को कह सकते हो कि पावर इज 1/2 ई नॉट आई नॉट कॉस ऑफ फाई माइनस फिर से ई नॉट आई नॉट बाई 2 एंड देन कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी प्लस फाई। ये पावर किसी जनरल टाइम टी पर है, जिसमें ये वाला फैक्टर तो कांस्टेंट फैक्टर है, लेकिन ये वाला फैक्टर जो है वो ऑसिलेट कर रहा है, क्योंकि इसमें कॉस का फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शन है, ये ऑसिलेटिंग है। और ये ऑसिलेट कर रहा है कितनी फ्रीक्वेंसी से? ऑसिलेटिंग विथ एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो नोटिस करो इसके अंदर 2 ओमेगा का फैक्टर है, जबकि ईएमएफ के अंदर ओमेगा का फैक्टर था, करंट के अंदर ओमेगा का फैक्टर था। तो आप ये कहोगे इट इज ऑसिलेटिंग विथ एंगुलर फ्रीक्वेंसी इक्वल टू डबल ऑफ ईएमएफ। मतलब ये एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है, क्वेश्चन भी पूछते हैं आपसे कि अगर ईएमएफ की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज की है तो पावर की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? ये सीधा सा क्वेश्चन बोर्ड में आता है कि इफ ईएमएफ इज ऑफ 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी देन व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी फॉर द पावर। तो पावर के एक्सप्रेशन में यहाँ पर 2 ओमेगा का फैक्टर है, डबल फ्रीक्वेंसी है उसकी। तो अगर ईएमएफ 50 हर्ट्ज का है तो पावर ऑटोमेटिकली 100 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर कहा जाएगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड एक नंबर का क्वेश्चन बनता है और आराम से आंसर दे सकते हो।
कि पावर की फ्रीक्वेंसी ईएमएफ की डबल आती है। नेक्स्ट, हम लोग एवरेज पावर में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। तो एवरेज पावर जब कैलकुलेट करेंगे ना, इसमें अगर इस पावर में से आप एवरेज पावर कैलकुलेट करते हो तो देखो वो ये आएगा। एवरेज पावर निकालने के लिए ये कांस्टेंट वैल्यू का तो एवरेज उतना ही आएगा, यानी कि हाफ ई नॉट आई नॉट कॉस फाई ये बनेगा, माइनस यहाँ पर बनेगा आपका ई नॉट आई नॉट बाई 2, एंड देन एवरेज वैल्यू ऑफ, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करो एवरेज ऑफ दिस कॉस फेला फैक्टर से, cos 2 ओमेगा टी प्लस फाई, और cos 2 ओमेगा टी प्लस फाई की एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करें अगर, जी सूरज जी, √2 से नहीं, एवरेज कॉस के फंक्शन का एवरेज, तो कॉस की वैल्यू -1 से +1 की तरफ चलती है। तो -1 से +1 अगर कोई चीज ऑसिलेट करेगी तो उसकी एवरेज वैल्यू जब निकालेंगे आप फॉर वन साइकिल, तो ये पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा, एवरेज वैल्यू इसकी 0 हो जाएगी। तो एवरेज पावर में ये ऑसिलेशन वाला टर्म चला जाता है और उसके बाद आपके पास सिर्फ इतना सा फैक्टर बचता है, यानी कि सिर्फ ये फैक्टर, और इसी को हम एवरेज पावर का फॉर्मूला भी कह सकते हैं कि ये मेरा एवरेज पावर है, 1/2 ई नॉट आई नॉट इंटू कॉस ऑफ फाई, ये एवरेज पावर है। एक न्यूमेरिकल में करके दिखा देते हैं आपको, हाफ ई नॉट आई नॉट कॉस फाई, तो एक न्यूमेरिकल में लेके देखो तो उससे ज्यादा क्लियर होगा। फटाफट एक न्यूमेरिकल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस और कोई ईएमएफ। ईएमएफ की वैल्यू मान लेते हैं 200 साइन ऑफ 50 टी है, 50 इंटू टी, और एक्ससी की वैल्यू मैं सिंप्लीफाई करने के लिए 4 ओम और रेजिस्टेंस की वैल्यू को 3 ओम लेता हूँ। तो इसमें अगर एवरेज पावर निकालना हो, व्हाट इज द एवरेज पावर बाय सोर्स, तो क्या होगा, एवरेज पावर बाय द सोर्स पूछा गया है कि कितना होगा ये। तो ये ऑलरेडी हमको पता है, जो फंडामेंटल फॉर्मूलेस थे उनके हिसाब से आई नॉट का जो में रिजल्ट है वो है ई नॉट बाय एलसीआर वाला फॉर्मूला आप याद रखिएगा, एलसीआर वाला एक्ससी माइनस एक्सएल होल स्क्वायर, इससे आप निकालो, क्योंकि एक्ससी है, आर है, और एक्सएल को 0 मान लेंगे यहाँ पर। ई नॉट की वैल्यू 200 है, तो इससे आप आई नॉट निकाल लीजिए, एंड देन tan ऑफ फाई का भी फॉर्मूला वही है, एक्ससी माइनस एक्सएल बाई आर, tan ऑफ फाई का फॉर्मूला। तो इससे फाई निकाल लो कितना बनता है। दो चीजें कैलकुलेट कर लीजिए, पहले आई नॉट की वैल्यू और इसकी वैल्यू, जस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू रखना है। 200 हमारा ई नॉट है, तो 200 यहाँ पर डिवाइडेड बाय R4 R3 और एक्ससी 4, मतलब कुल मिलाकर के ये 40 एम्पियर करंट आ जाएगा। और एक्ससी माइनस एक्सएल बाई आर करेंगे, उसके अंदर भी एक्सएल 0 है और एक्ससी 4 है और आर की वैल्यू 3 है, तो ये हमारा 4/3 यानी कि 53 डिग्री। बस अब इसके बाद आपको सीधा सीधा फॉर्मूला यूज करना होता है, हाफ ई नॉट आई नॉट कॉस फाई, स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो पी एवरेज डायरेक्टली हो जाएगा इसमें, हाफ ई नॉट 200 आई नॉट 40 और कॉस ऑफ फाई यानी कि कॉस ऑफ 53 डिग्री, इतने वॉट की एवरेज पावर बन जाएगी। मतलब मैंने इसलिए कराया है तुमको ये बताने के लिए कि इस चैप्टर में अगर आप फॉर्मूले की बात करोगे तो इस 2 फॉर्मूले से पूरा चैप्टर आप देख सकते हो सॉल्व हो जाता है। इन 2 से पूरे चैप्टर में हर चीज सॉल्व की जा सकती है। सो पावर के लिए कोई नया काम नहीं करना है, पावर का जस्ट ये फॉर्मूला याद रखना है तुमको, हाफ ई नॉट आई नॉट कॉस ऑफ फाई। बट ये पावर बाय सोर्स की बात हुई है, दिस इज पावर बाय द सोर्स। और पावर बाय सोर्स का मतलब कि ऑन एन एवरेज सोर्स से कितनी एनर्जी सप्लाई होती है। ऑन एन एवरेज पावर और बाय द सोर्स का मतलब कितना एनर्जी वहां से सप्लाई होकर के बाहर की तरफ आएगा। यहां पर अगर कोई आपसे ये कहे कि जब सोर्स से एनर्जी आएगी, मान लो यहां से जब एनर्जी जाएगी सोर्स के थ्रू, ये एनर्जी सप्लाई करेगा, तो एवरेज पावर अगर मैं सोर्स की जगह पर सर्किट के एलिमेंट्स का कैलकुलेट करना चाहूं तो कितना होगा। ये जो फॉर्मूला पीछे पढ़ रहे हो ना, ये एवरेज पावर बाय द सोर्स का है, ईएमएफ की बात कर रहा हूं मैं। अब मेरा डिस्कशन दूसरा हो रहा है। अब मेरा डिस्कशन है कि अगर आपको एवरेज पावर कैलकुलेट करना हो बाय द इंडिविजुअल कंपोनेंट्स यानी कि रेजिस्टेंस, एवरेज पावर बाय द इंडिविजुअल कंपोनेंट यानी कि कैपेसिटेंस, ये कितना कितना होगा इंडिविजुअली। अगर मुझे ये फाइंड करने को दिया जाए तो क्या आंसर आएगा।
पिछला वाला फॉर्मूला इनके लिए नहीं है, पिछला वाला फॉर्मूला ओनली फॉर सोर्स है, इट इज फॉर द सोर्स। अगर आप इसको इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के लिए निकालना चाहते हो, सेम फॉर्मूला इंडिविजुअल कंपोनेंट्स में भी लगा सकते हैं, लेकिन तब ई नॉट की जगह उस कंपोनेंट की मैक्सिमम वैल्यू, मतलब मैक्सिमम वोल्टेज ऑफ दैट कंपोनेंट, आई नॉट की जगह उस कंपोनेंट का मैक्सिमम करंट, और फाई भी उस कंपोनेंट का। मतलब क्या है, देखो अगर मुझे कैपेसिटेंस का निकालना होगा तो मैं ये कहूंगा मैक्सिमम वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर इनटू मैक्सिमम करंट, ये कहूंगा, इनटू कॉस फेज डिफरेंस फॉर कैपेसिटर एंड होल डिवाइडेड बाय 2। फॉर्मूला वही लगा रहे हैं, लेकिन जो ई नॉट है ये सोर्स का मैक्सिमम वोल्टेज है, उसकी जगह पर कैपेसिटर का मैक्सिमम वोल्टेज। आई नॉट सोर्स की निकलने वाली करंट है, उसकी जगह कैपेसिटर की करंट। फाई उसका, मतलब कहना कि देखो, मतलब पॉइंट मेरा ये है, देखिए पॉइंट ये है कि पी एवरेज जिस एलिमेंट का तुमको निकालना है, जिस भी एलिमेंट का, आपको करना ये होगा हाफ उस एलिमेंट का मैक्सिमम वोल्टेज लो, मैक्सिमम वोल्टेज ऑफ एलिमेंट, मैक्सिमम करंट उस एलिमेंट का, और कॉस ऑफ फाई, फाई भी उसी एलिमेंट का। तो एक नए एग्जांपल में इसको दिखा देता हूं, एक नए एग्जांपल में ये भी एक बार देख लो आप। रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस तीनों ले लो, आर सी एल तीनों। फटाफट इसको कैलकुलेट करते हैं। ई नॉट, सॉरी ई नॉट की जगह न्यूमेरिकल वैल्यू डाल देते हैं, तो 200 साइन 50t, रेजिस्टेंस एक्ससी की वैल्यू ले लेते हैं यहाँ पर, और एक्सएल की वैल्यू, एक्ससी और एक्सएल की वैल्यूज। तो एक 5 ओम ले लीजिए, एक्ससी की वैल्यू 5 ओम है, एक्सएल की वैल्यू 8 ओम हो गई, और आर की वैल्यू 4 ओम हो गई। फटाफट इसको देखते हैं। तो अगर मुझे, देखिए आई नॉट निकालो पहले, सबसे पहले मैक्सिमम करंट निकालते हैं, वो हो जाएगा 200 बाय रूट में आर स्क्वायर यानी कि 4 स्क्वायर प्लस एक्ससी माइनस एक्सएल यानी कि 5 माइनस 8 होल स्क्वायर, कुल मिलाकर के 40 एम्पियर। और फेज डिफरेंस जब निकालोगे आप tan इनवर्स ऑफ एक्ससी माइनस एक्सएल बाई आर का, तो ये अपना आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ एक्ससी माइनस एक्सएल बाई आर के हिसाब से 5 माइनस 8 माइनस 37 डिग्री। माइनस का मतलब लैग करेगा। अब एक एक करके इसका आंसर कर लो। तो अगर मुझे सोर्स की बात की जाएगी कि पावर बताना है आपको सोर्स के केसेस में कि एवरेज पावर बाय द सोर्स कितना होगा, तो हम लोग 1/2 तो कॉमन है, हम लोग सोर्स का मैक्सिमम वोल्टेज देखेंगे 200, करंट, अच्छा करंट यहाँ पर सबके लिए सेम होगा बिकॉज सब कुछ सीरीज में लगा है, हर चीज सीरीज में कनेक्टेड है, तो करंट सबके लिए सेम होगा यानी कि 40। और कॉस ऑफ फाई, तो फाई ये सोर्स वाला, ये जो tan इनवर्स एक्ससी माइनस एक्सएल बाई आर है, ये सोर्स के लिए होता है कि सोर्स के ईएमएफ और उससे निकलने वाली करंट का फेज डिफरेंस। तो यहां पर कॉस ऑफ माइनस 37 डिग्री, यहीं पर अगर आप, और ये सब एवरेज है, पहले बताते हैं आपको ये सब एवरेज चल रहा है। यहीं पर अगर एवरेज पावर रेजिस्टेंस की निकालनी होगी तो हम रेजिस्टेंस के पे आते हैं, हाफ। अब आप ये पता लगाओ कि रेजिस्टेंस का मैक्सिमम वोल्टेज क्या होगा, मैक्सिमम वोल्टेज ऑफ रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस की मैक्सिमम वोल्टेज ओम्स लॉ से फॉलो करेंगे, मतलब यहां पर कैलकुलेट होगा मैक्सिमम वोल्टेज ऑफ द रेजिस्टेंस आर, ये निकालिए, इनटू करंट, तो इसमें भी 40 एम्पियर की आएगी, और फेज डिफरेंस। तो जरा रिकॉल करो, रेजिस्टेंस की अगर हम सिर्फ बात करें तो रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस की करंट
सिर्फ रेजिस्टेंस की बात करिएगा, बाकी सबको छोड़ दो आप। तो रेजिस्टेंस के केसेस में हम लोगों ने डे 1 पर पढ़ा था कि रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस की करंट के ऑसिलेट करने में कोई फेज डिफरेंस नहीं आता है, यानी यहाँ पर हम कॉस ऑफ 0 डिग्री यूज करेंगे। और मैक्सिमम वोल्टेज ऑफ रेजिस्टेंस निकालेंगे कैसे? तो आंसर है बाय द ओम्स लॉ। कैसे? तो मैक्सिमम वोल्टेज ऑफ रेजिस्टेंस निकालने के लिए आप मैक्सिमम करंट लिखो और उसमें रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई करो, और मैक्सिमम करंट हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं 40, रेजिस्टेंस की वैल्यू 4 और फिर से ये वैल्यू 40। एक बार जरा चेक करके बताना कि एवरेज पावर सोर्स वाली और एवरेज पावर रेजिस्टेंस वाली की वैल्यूज में से किसकी वैल्यू ज्यादा आ रही है। सोर्स की एवरेज, वहां पर cos 37 डिग्री की वैल्यू रखो, cos 37 डिग्री की वैल्यू पुट करके देखो कि किसका आंसर ज्यादा आ रहा है, सोर्स की एवरेज पावर ज्यादा आ रही है या फिर रेजिस्टेंस की एवरेज पावर ज्यादा आ रही है। और इसके अलावा वो आप कंपेयर करते रहो उसके सर पी एवरेज सोर्स का आंसर आ रहा है 32,000 सर इक्वल आ रहा है 32,000 32। नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ देखो बड़ी वैल्यू कौन सी है, सर इक्वल है दोनों। और बड़ी वैल्यू कोई नहीं आएगी, एक्चुअली ये इक्वल आएंगे, एक्चुअल में ये दोनों वैल्यूज बराबर आएंगी। और अगर हम एवरेज पावर कैपेसिटेंस की निकालते हैं तो मुझे क्या करना होगा, देखो हाफ नाउ कैपेसिटर का मैक्सिमम वोल्टेज, तो उसके लिए क्या करेंगे आई मैक्स और रेजिस्टेंस की जगह पर एक्ससी। मैक्सिमम करंट इसमें भी 40 एम्पियर है और कॉस ऑफ, अब आप सिर्फ कैपेसिटर की बात करो, ओनली फॉर कैपेसिटर, तो ओनली फॉर कैपेसिटर वाले केस में वोल्टेज और करंट के बीच 90 डिग्री का फेज डिफरेंस चलता है। तो यहां से आप ये कह सकते हो कि यहां पर 0 पावर आएगी, एवरेज पावर कैपेसिटर की 0 आएगी, और ऐसे ही इंडक्टर की भी एवरेज पावर 0 आएगी। और इनका फिजिकल मतलब भी है, कैपेसिटर और इंडक्टर एनर्जी स्टोर करने की डिवाइसेस हैं। रेजिस्टेंस एनर्जी को डिसिपेट करता है, लॉस करता रहता है, वो स्टोर नहीं करता। तो यहाँ पर एनर्जी का हमेशा लॉस होता रहता है, लेकिन कैपेसिटर के केस में एनर्जी जो होती है वो स्टोर करते हो आप इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और इंडक्टर के केस में भी एनर्जी को स्टोर किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और क्योंकि ऑल्टरनेटिंग करंट है तो हाफ साइकिल में कैपेसिटर चार्ज होगा और बचे हुए हाफ साइकिल में ये डिस्चार्ज हो जाएगा। तो एवरेज एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर विल बी 0, एवरेज एनर्जी स्टोर इन द इंडक्टर विल आल्सो बी 0, इसीलिए इनके एवरेज पावर 0 आएंगे। रेजिस्टेंस का एवरेज पावर कभी 0 नहीं होता, क्योंकि वो हर एक मोमेंट पर एनर्जी डिसिपेट करता ही रहता है, वो स्टोर नहीं करता कभी। और ये रिजल्ट हमेशा मिलेगा आपको, सोर्स की एवरेज पावर और रेजिस्टेंस की एवरेज पावर बराबर होती है। और कभी अगर क्वेश्चन में ये पूछ लेना कि फाइंड द एवरेज पावर डिसिपेटेड, तो एवरेज पावर डिसिपेटेड का मतलब एवरेज पावर ऑफ रेजिस्टेंस, और एवरेज पावर ऑफ रेजिस्टेंस का मतलब एवरेज पावर ऑफ सोर्स, और एवरेज पावर ऑफ सोर्स का मतलब आपको यही वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा जो पीछे डिस्कस किया है, सेम फॉर्मूला, ये कंसेप्ट हाफ ई नॉट आई नॉट इंटू कॉस फाई, यही कंसेप्ट लगाना पड़ेगा, कुछ नया कंसेप्ट लगाने की जरूरत नहीं है इसमें। नहीं सूरज जी, उससे नहीं है, उससे नहीं है, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव कंसेप्ट नहीं है यहाँ पर, वो सब नहीं है, बट पॉइंट आप समझो, इस तरीके से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। और ठीक है जी, ये आप इस तरीके से निकालेंगे, ध्यान रखना एवरेज पावर कैपेसिटर की, एवरेज पावर इंडक्टर की हमेशा 0 बोलोगे, एवरेज पावर ऑफ कैपेसिटर विल बी 0, एवरेज पावर ऑफ इंडक्टर विल बी 0। रीजन पूछा जाए तो आप ये कह देना कि दे आर एनर्जी स्टोरिंग डिवाइसेस, ड्यूरिंग हाफ साइकिल दे स्टोर द एनर्जी एंड ड्यूरिंग द रिमेनिंग हाफ साइकिल दे रिलीज द एनर्जी, जितना स्टोर किया था वो रिलीज कर दिया, खत्म हो गया, 0 हो गया वो। रेजिस्टेंस के केस में ये वैल्यू कभी भी 0 नहीं आएगी, कभी भी 0 नहीं मिलेगा आपको जी, चारों मिलेगा, इसको बस एक बार कंप्लीट कर लें दो। एंड लास्ट में आप ये भी कह सकते हो कि जो एवरेज पावर का रिजल्ट हम लोगों ने डिस्कस किया है, हाफ मैक्सिमम ईएमएफ इंटू मैक्सिमम करंट
इंटू कॉस फाई, ये हम लोगों ने डिस्कस किया है। हम लोगों ने एक आरएमएस वैल्यू भी पढ़ी थी, तो आरएमएस वैल्यू में हम लोगों ने ये कहा था कि अगर आप मैक्सिमम वैल्यू को √2 से डिवाइड कर दो तो ये ई आरएमएस है, मैक्सिमम करंट को √2 से डिवाइड कर दें तो ये आई आरएमएस है। तो यहां से हमको एवरेज पावर ऐसे भी कह सकते हैं कि एवरेज पावर बराबर, मतलब अगर हम इसको आरएमएस, क्योंकि ये जो 2 है इसको हटा दो और 2 को आप √2 और √2 में स्प्लिट कर दें, यानी कि ई मैक्स डिवाइडेड बाय √2 कर दें, आई मैक्स डिवाइडेड बाय √2 कर दें और इनटू कॉस फाई कर दें। तो ये यहां से आप ऐसे भी कह सकते हो कि इट इज ई आरएमएस इंटू आई आरएमएस इंटू कॉस ऑफ फाई। इस तरीके से फॉर्मूले बनाए जा सकते हैं कितने भी, वो हाफ चला जाएगा। मैक्सिमम वाला है तो हाफ आएगा, आरएमएस वाला है तो हाफ नहीं आएगा, आरएमएस वाले में हाफ वैल्यू नहीं आएगी। सो क्वेश्चन करते समय इसका ध्यान रखना है, क्वेश्चन करते समय ना इसका ध्यान रखना है। तो आप एक काम करो, रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस का न्यूमेरिकल लो। किस तरीके से ध्यान रखना है मैं बताता हूँ आपको। न्यूमेरिकल करने में इसका ध्यान कैसे रखना है, मान लो आपके पास ईएमएफ की वैल्यू 200 वोल्ट, सिर्फ इतना दिया है 200 वोल्ट कॉमा 50 हर्ट्ज। इक्वेशन नहीं दी आपको, इक्वेशन नहीं दी गई है। आर की वैल्यू 4 ओम, एक्सएल की वैल्यू 3 ओम। तो एवरेज पावर कैसे निकालेंगे इसमें? तो देखिए फॉर्मूला वही होगा, करंट निकालने का फॉर्मूला अभी भी वही लगाओगे। आप आई निकालने के लिए क्या करोगे, 200 डिवाइडेड बाय √r² प्लस XC0 माइनस XL इसका स्क्वायर, ये करेंगे। बट मैंने पहले भी कहा था कि जब बिना इक्वेशन के वैल्यू दी जाती है ना, जब ये 200 वोल्ट बिना इक्वेशन के दिया जा रहा है, आपको कोई इक्वेशन नहीं लिखी जा रही है यहाँ पर, तो वैल्यू विदाउट इक्वेशन मीन्स द आरएमएस वैल्यू। और अगर ये आरएमएस वैल्यू है, दैट मीन्स कि न्यूमरेटर के अंदर अगर आप आरएमएस वैल्यू यूज कर रहे हो तो फिर ऑटोमेटिकली जो करंट आ रहा है वो भी आरएमएस वैल्यू बन रहा। तो अब अगर मुझे एवरेज पावर कैलकुलेट करना होगा तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे और उसमें 1/2 का फैक्टर नहीं होना चाहिए, यानी सिर्फ आप 200 लिखिए इनटू करंट, यहां से फिर आ जाएगा आपका 40 एंड देन कॉस ऑफ फाई, और tan फाई हम उसी फॉर्मूले से निकाल देंगे, XC0 माइनस XL3 अपॉन रेजिस्टेंस 4, यानी कि कॉस ऑफ माइनस ऑफ 37 डिग्री, ये बन जाएगा इस तरीके से। बस ये 1/2 गलती से मत लगाना, क्योंकि 1/2 से पूरा आंसर खराब हो जाएगा आपका। 1/2 की वजह से ध्यान रखना होता है कि कहां पर 1/2 लगाना है और कहां 1/2 नहीं लगाना है, ये क्लियर कर लो। मैक्सिमम वोल्टेज दिया है तो आप 1/2 वाला फॉर्मूला लगाइए, और अगर आरएमएस वैल्यू दी गई है तो 1/2 फॉर्मूले में नहीं आने वाला है, कभी फॉर्मूले में आपके 1/2 का फैक्टर नहीं आएगा। ठीक है ये पॉइंट। तो अब आप बताओ, अगर किसी सर्किट में रेजिस्टेंस नहीं है, मान लो इन 3 सर्किट्स की बात करते हैं, आंसर बताना क्या आएगा। 3 सर्किट्स में आपको देने जा रहा हूं, इसका आंसर दीजिएगा मुझे क्या आएगा। एक मिनट, देखिए प्योरली कैपेसिटर सर्किट, प्योर कैपेसिटर, प्योर इंडक्टर और प्योर एलसी, इन 3 सर्किट्स की बात करो जिसमें रेजिस्टेंस नहीं है। ऐसे सर्किट्स जहां पर रेजिस्टेंस नहीं है, ऐसे कोई भी सर्किट जिसमें रेजिस्टेंस नहीं आ रहा है मतलब, तो tan फाई XC माइनस XL अपॉन R है। सर्किट विदाउट रेजिस्टेंस, सर्किट विदाउट रेजिस्टेंस मतलब कि R0, फाई की वैल्यू या तो प्लस आएगी या माइनस आएगी, लेकिन आएगी वो π/2 ही। और जब फाई की वैल्यू π/2 आएगी तो आप एवरेज पावर का रिजल्ट चेक कर लो, ERMS, IRMS और साथ में cos ऑफ फाई है, तो यहां पर cos 90 आएगा, और cos 90 आने का मतलब कि इस टाइप के सर्किट्स में एवरेज पावर की वैल्यू 0 हो गई। लेकिन क्या करंट भी 0 होगा?
तो करंट का एक्सप्रेशन ये है ई नॉट डिवाइडेड बाय रूट ऑफ सर्किट इज विदाउट रेजिस्टेंस, तो आर स्क्वायर 0 हो गया और एक्स सी माइनस एक्सएल का स्क्वायर यानी कि नॉन जीरो। यानी एक ऐसा सर्किट जिसमें करंट तो फ्लो हो रही है लेकिन एवरेज पावर लॉस नहीं हो रही, कोई हीट डिसिपेट नहीं हो रही है, कोई एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा। सर्किट विथ करंट विदाउट लॉस ऑफ एनर्जी, सर्किट में करंट है बट कोई लॉस ऑफ एनर्जी नहीं मिल रहा आपको, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एक तरीके से यहाँ पर होल्ड कर रहा है क्योंकि रेजिस्टेंस 0 माना है। और इस टाइप की करंट को हम अपना नाम देते हैं वॉटलेस करंट। व्हाट इज वॉटलेस करंट? वॉटलेस का मतलब बिना पावर वाली करंट। करंट है लेकिन पावर नहीं है, मतलब एनर्जी डिसिपेशन नहीं है, हीट डिसिपेशन नहीं है, एनर्जी का कोई लॉस नहीं है। ये होगा नहीं कभी रियल लाइफ में, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि रेजिस्टेंस 0 हो जाए। एक आइडियल कंसेप्ट है कि अगर कभी ऐसा सर्किट बन जाए जहां पर रेजिस्टेंस नहीं होता तो ऐसे सर्किट में हमको कोई एनर्जी लॉस नहीं होती। ये मैकेनिक्स का वही कंसेप्ट हो गया कि फ्रिक्शनलेस सरफेस मान लेते हैं। तो मैकेनिक्स में रियल में तो फ्रिक्शनलेस सरफेस कभी होगा ही नहीं, और तभी आप एनर्जी कंजर्व करा देते हो, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में फ्रिक्शन तो हमेशा ही एग्जिस्ट करेगा और एनर्जी का लॉस हमेशा ही होता रहेगा। इसको कह सकते हो कि ये वॉटलेस करंट है। और तो ये वॉटलेस करंट मैंने डिस्कस कर दिया। और लास्ट में एक पॉइंट ये कि किसी भी सर्किट में ईएमएफ अगर मान लो आप लिखते हो ई नॉट साइन ओमेगा टी और करंट को लिखते हो आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई, तो इसमें ना जरा मैकेनिक्स एक बार रिकॉल करो यार। मैकेनिक्स में क्या करते हो, अगर हम कहें कि कोई मास है, उसकी कोई एक वेलोसिटी है और उस पर आप एक फोर्स लगाओ, ठीक है ना, उस पर एक फोर्स एफ लगाओ और इनके बीच थीटा एंगल है, तो पावर बाय फोर्स क्या बोलते हैं? देखो, पावर बाय फोर्स को अगर हम मैकेनिक्स में याद करके चलें कि किसी फोर्स का पावर जब निकालना होता है तो इसको कहा जाता है कि इट इज द डॉट प्रोडक्ट बिटवीन द फोर्स एंड वेलोसिटी, एफ डॉट वी डॉट प्रोडक्ट, यानी कि इट इज एफ वी कॉस थीटा, पावर बाय फोर्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इस वेलोसिटी के कंपोनेंट्स कर दें, इस वेलोसिटी के कंपोनेंट करें, तो वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो फोर्स की डायरेक्शन में है यानी कि v cos थीटा, और वेलोसिटी का दूसरा कंपोनेंट वो जो कि फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है यानी कि v sin थीटा। एक कंपोनेंट v cos थीटा और एक कंपोनेंट v sin थीटा। सो v cos थीटा से तो पावर आ रही है, लेकिन जो v sin थीटा वाला कंपोनेंट है ये, इससे कोई पावर तो आ नहीं रही। तो इसको आप ये कह सकते हो कि ये पावरलेस कंपोनेंट, ऐसे कह सकते हो कि ये पावरलेस कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। मतलब वेलोसिटी के एक कंपोनेंट v cos थीटा से तो पावर बन रही है, दूसरे कंपोनेंट से पावर नहीं बन रही। यही चीज यहां लगाइए। ये जो फेज डिफरेंस होता है, इसको अगर आप फेजर मेथड्स पे जाओ, फेजर पे, फेजर मेथड अगर हम बनाना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं कि पहले ईएमएफ का फेजर बनाएंगे। तो सबसे पहले आप ईएमएफ का फेजर बनाओगे, और ईएमएफ का फेजर आप जब बनाएंगे तो वो हॉरिजॉन्टल लाइन से ओमेगा टी एंगल पर बनाएंगे। और फिर हम क्या करें, हम लोग फेजर बनाएंगे करंट का। तो फिर हमने क्या किया, करंट का फेजर बनाया, लेकिन वो फाई एंगल ज्यादा होना चाहिए, तो ये आई नॉट को डिनोट कर रहे हैं और ये फर्दर एंगल फाई हो गया। अब अगर आप इस करंट को कंपोनेंट्स में ब्रेक कर दो, करंट को रिजॉल्व कर दो, तो करंट को रिजॉल्व करने पर ईएमएफ की डायरेक्शन में, ईएमएफ की डायरेक्शन में आई नॉट कॉस फाई कंपोनेंट, और ईएमएफ के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आई नॉट साइन फाई कंपोनेंट। और पीछे का फॉर्मूला देखो, जितने भी फॉर्मूले थे उनमें आपका आई इंटू कॉस फाई बनता है, आई इंटू कॉस फाई। आई इंटू कॉस फाई का मतलब ये जो है ना आई नॉट कॉस फाई, इसको तो हम यूज कर रहे हैं, दिस इज यूज्ड इन पावर,
लेकिन आई नॉट साइन फाई से तो पावर कोई आ नहीं रही है, तो जिस कंपोनेंट से पावर नहीं आ रही है उसी को हम लोग यहाँ पर एक नाम दे रहे हैं वॉटलेस कंपोनेंट ऑफ करंट। करंट का वो कंपोनेंट जो वॉटलेस मतलब जिससे पावर नहीं आ रही, वॉट मतलब पावर, लेस बिना पावर वाला कंपोनेंट, बिना पावर वाला कंपोनेंट हो जाएगा आई नॉट इंटू साइन फाई। न्यूमेरिकल वैल्यूज में जाना चाहोगे, अगर न्यूमेरिकल वैल्यूज में अगर हम जाना चाहें तो इस सर्किट में अगर मुझे वॉटलेस, इस सर्किट में अगर आपसे कहा जाए कि वॉटलेस कंपोनेंट ऑफ करंट कितना होगा, तो वॉटलेस कंपोनेंट ऑफ करंट निकालने के लिए करंट की वैल्यू निकाली गई थी 40 एम्पियर, और उसमें आप सीधा सीधा साइन ऑफ फाई से मल्टीप्लाई करिए, साइन ऑफ फाई, और फाई यहाँ पर 37 डिग्री है, तो साइन ऑफ -37 डिग्री। लेकिन आप आंसर जो देंगे वो हमेशा मैग्नीट्यूड के फॉर्म में देंगे वॉटलेस कंपोनेंट ऑफ करंट का। तो देखो इस चैप्टर में ने डेफिनेशंस याद करिए, एक फॉर्मूले के नाम पर ज्यादा कुछ नहीं है, फॉर्मूले के नाम पर दो ही फॉर्मूले, एक ये करंट वाला फॉर्मूला और एक ये tan फाई वाला फॉर्मूला, इसके अलावा कोई तीसरा फॉर्मूला है नहीं। तीसरा फॉर्मूला अगर आप चाहते हो ऐड करना नोट्स में तो बहुत ज्यादा हो तो आप ये फॉर्मूला ऐड कर लो, तीसरा फॉर्मूला आप इसको मान लो, ये थर्ड फॉर्मूला हो गया, इसके अलावा फॉर्मूला है नहीं कोई। हाँ डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि किसको क्या कहते हैं, डेफिनेशन से नहीं पता फिर तो बेकार हो गया ना, फिर तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। और यहीं पर एक और टर्म है वो बता दें कि जो कॉस फाई है इसको भी एक नाम से पुकारेंगे, इसका भी एक नाम होता है, कॉस फाई का भी नाम देते हो सर्किट में, इसको कहते हैं पावर फैक्टर। जस्ट अब ये सब आपके समझ में नहीं आएगा बिकॉज ये इंजीनियरिंग का पार्ट है। कॉस फाई इज द पावर फैक्टर ऑफ सर्किट, पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट, यहाँ पर इसको ऐसे बोल सकते हो। और एक और चीज बता दें, ये जो आप करंट निकालते हो ना, आई इक्वल टू ई नॉट बाय रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर, इसमें एक और चीज लास्ट में बता दें कि ये जो आपका डिनोमिनेटर वाला फैक्टर है दैट मीन्स रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर, ये बेसिकली कहलाएगा आपको कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं, और इसका भी एक नाम है, इसको कह सकते हो आप इम्पीडेंस ऑफ सर्किट, मतलब अ काइंड ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, काइंड ऑफ नेट रेजिस्टेंस कह सकते हो इसको। तो किसी भी सर्किट का इम्पीडेंस निकाल सकते हो, अगर कैपेसिटर मिसिंग है, कैपेसिटर नहीं है तो वहां एक्ससी को जीरो कर दीजिए, इंडक्टर नहीं है तो एक्सएल को जीरो कर दीजिए, रेजिस्टेंस नहीं है तो आर को जीरो कर दो। एक्ससी माइनस एक्सएल नोन एज रिएक्टेंस, आर नोन एज रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस का कॉम्बिनेशन बन करके इम्पीडेंस है। कैपेसिटिव रिएक्टेंस माइनस इंडक्टिव रिएक्टेंस इज द नेट रिएक्टेंस, रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस को मिला दीजिए, वो बन जाएगा आपके लिए इम्पीडेंस। इस चैप्टर में अगर क्वेश्चन नहीं होंगे तो वो इसलिए नहीं होंगे कि आपको वर्ड मीनिंग नहीं आती, क्योंकि फॉर्मूले के नाम पर ऐसा कुछ है ही नहीं कि जो ना आए, वर्ड मीनिंग क्लियर है तो आपको सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, अब ये एक टॉपिक है फिल्टर सर्किट्स, लेकिन ये आप अपने आप करेंगे, फिल्टर सर्किट्स आप अपने आप करिए।